अच्छा जी, ये स्टोरी जो है वो स्टैंड अलोन स्टोरी है अशरफ कमांडो की, खून का कर्ज में जो होता है। तो स्टोरी यहाँ से यूँ शुरू होती है कि रात हो रही होती है और खूब अंधेरी रात होती है, ऐसी कि जिसमें चांद तक नहीं निकला हुआ होता, सिर्फ सितारों की हल्की हल्की रोशनी होती है। और एक बहुत ही बयाबान वाला इलाका होता है, जैसे कराचे वो पाकिस्तान और इंडिया के अक्सर बॉर्डर के ऊपर जैसे वो होता है ना, जो एरियाज़ हैं ज़्यादातर कि एकदम ही बंजर ज़मीन होती है पथरीली किस्म की। उसमें जो है वो जगह जगह झाड़ियों के पॉकेट्स होते हैं और कुछ जगहों पे कीकर के दरख्तों के जंगल होते हैं। तो इस तरह का इलाका था और इंडियन बॉर्डर के उस तरफ था, यानी कि इंडियन टेरिटरी के अंदर था। और सन्नाटा होता है चारों तरफ, हल्की हल्की जो है ना, फिर अचानक से हेलीकॉप्टर की आवाज़ आती है, गट 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 करके ना। और वहाँ पे जो है वो एक वो बैठा हुआ होता है, चरवाहा जो है वो अपनी बकरियों के साथ बैठा हुआ होता है। वो बकरियाँ चराते चराते अपने गांव से बहुत दूर निकल आया था, तो रात को उसने एक जगह पे पड़ाव कर लिया था और वहीं पे जो है ना उसकी सारी बकरियाँ और भेड़ें जो हैं उसके करीब आकर के बैठ गई थी। और जो है वो उसने करीब ही आग जलाई हुई थी और वो बैठा हुआ ओंग रहा था। तो हेलीकॉप्टर की आवाज़ आती है, तो ये चौंक के इधर उधर देखता है, हैरान होता है कि इस टाइम पे रात के जो है वो यहाँ पे बॉर्डर पे जो है वो हेलीकॉप्टर क्या कर रहा है, क्योंकि बॉर्डर एरिया के ऊपर आमतौर पे जो है वो हवाई जहाज़ और इस तरह की चीज़ें जो है ना बॉर्डर के करीब नहीं जाती। क्योंकि अगर इंडियन जहाज़ जो है वो पाकिस्तानी बॉर्डर के करीब आए तो वो वैसे ही डरते हैं करीब आने से, क्योंकि पाकिस्तानी मार के गिरा देंगे। और पाकिस्तानी जहाज़ इंडियन बॉर्डर के करीब नहीं जाते क्योंकि उनको ज़रूरत नहीं जाने की। और इंडिया जो है वो फिर अगर कोई पाकिस्तानी जहाज़ करीब चला भी जाए बॉर्डर के, तो इंडियन जो है वो अपना यूएनओ वगैरह के अंदर कंप्लेन करते हैं कि जी पाकिस्तान जो है वो हमारे बॉर्डर की खिलाफ वर्जी करने आया था और ये वो इस तरह। तो आमतौर पे बॉर्डर एरियाज़ के करीब हवाई जहाज़ किसी भी किस्म का जो है वो सिविलियन तो ऊपर से गुजरते रहते हैं, लेकिन मिलिट्री हवाई जहाज़ जो है वो नहीं जाते आमतौर पे, अनटिल अनलेस कि जंग का ज़माना हो। तो वो अमन का ज़माना था, तो वो बड़ा हैरान होता है चरवाहा कि भाई ये कहाँ से आवाज़ आ रही है हेलीकॉप्टर की। खैर इधर उधर देखता है, इसको कुछ नज़र नहीं आता है, वैसे भी रात में अंधेरा हो रहा होता है हर जगह। तो आवाज़ करीब आती है करीब आती है, अच्छा इसको अंदाज़ा होता है कि पाकिस्तानी बॉर्डर किस तरफ है। जो भी लोग बॉर्डर के करीब रहते हैं, चाहे किसी भी मुल्क का हो, तो उनको बखूबी पता होता है कि भाई बॉर्डर किधर है, ताकि उसको गलती से क्रॉस ना कर जाए, वरना मसाइल होते हैं। ख़ास तौर पे पाकिस्तान इंडिया का बॉर्डर तो वैसे भी बहुत मसाइल वाला है। तो उसमें जो है ना वो उसको पता, ये अंदाज़ा हो जाता है कि डायरेक्शन से कि ये पाकिस्तानी बॉर्डर की तरफ से हेलीकॉप्टर की आवाज़ आ रही है। तो वो घबरा करके जो है ना जल्दी से आग के ऊपर मट्टी डाल के आग बुझा देता है। तो फिर वो देखता है जिस तरफ से आवाज़ आ रही होती है, बहुत गौर से देख रहा होता है, तो भी उसको कुछ नज़र नहीं आता। खैर हेलीकॉप्टर की आवाज़ करीब आती रहती है आती रहती है आती रहती है। अचानक से जो है वो रात के अंधेरे में देखता है कि ना एक हेलीकॉप्टर इसके ऊपर नमूदार होता है सर पे, एकदम ब्लैक कलर का हेलीकॉप्टर होता है, इसकी वजह से वो दूर से नज़र नहीं आ रहा था। तो वो एकदम जो है ना इसके ऊपर आकर के हवर करना शुरू कर देता है, यानी कि हवा में रुक जाता है। और हेलीकॉप्टर से एक रस्सी गिरती है नीचे, और उससे जो है वो तीन बंदे रस्सी से नीचे उतरते हैं। और उतरते के साथ ही जो है वो इसकी तरफ बढ़ते हैं और इसको जो है वो पकड़ करके नीचे गिराते हैं, और इसको जो है वो हाथ पीछे करके जो है वो हथकड़ी बांध देते हैं, और पैरों में भी हथकड़ी बांध देते हैं, और इसके मुंह में कपड़ा ठूंस देते हैं। और जो है ना वो हेलीकॉप्टर, अच्छा इनमें से एक बंदा जो है वो उसके पास रेडियो होता है, तो वो रेडियो में कुछ बोलता है। तो वो जिस रस्सी से लटक के नीचे उतरे थे, वो रस्सी का दूसरा सिरा हेलीकॉप्टर से अलग कर दिया जाता है, पूरी रस्सी नीचे गिर जाती है और हेलीकॉप्टर वापस चला जाता है जहाँ से आया था। तो ये लोग जो है वो तीन बंदे जो उतरे थे नीचे, वो लोग खामोशी से पोजीशनें लेकर के चारों तरफ मुआयना करते रहते हैं कि कोई और आ तो नहीं रहा। तकरीबन 20-25 मिनट ये लोग इसी तरीके से बैठे रहते हैं, खामोशी रखती है, कोई कुछ नहीं बोलता। फिर जब 20-25 मिनट गुजर जाते हैं, उनको अंदाज़ा हो जाता है कि कोई नहीं आ रहा इस तरफ, और जो है वो मतलब सेफ़ हैं वो लोग। तो वो जो तीन बंदे उतरे थे वो ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए थे और मास्क उन्होंने ब्लैक पहने हुए थे ना, और मतलब उनकी शक्ल वगैरह नज़र नहीं आ रही थी बिल्कुल भी। तो वो जो है वो दो बंदे जो है वो उठते हैं और जो है ना जंगल की तरफ कहीं निकल जाते हैं। एक बंदा जो है वो जो इसके करीब बैठा हुआ था, वो इसको सीधा करके बैठाता है
और इसको कहता है कि भाई मैं तुमसे जो है वो कुछ सवालात करूँगा। और ना अच्छा, ये डर के मारे इसकी हालत ख़राब हुई हुई होती है। इसको यकीन हो गया होता है कि अब ये लोग जो है वो कोई वो आए हैं पाकिस्तान से, जासूस वासूस आए, और ये लोग जो है वो अपना आने के शवाहिद मिटाने के लिए जो है ना अब इसको कत्ल कर देंगे। तो ये हिंदू था, इसका नाम जो है वो अपना करमदास था। तो करमदास जो है वो उसकी डर के मारे हालत ख़राब होती है कि भाई अब तो मेरा आखिरी दिन आ गया। तो वो डर के मारे थर थर काँप रहा होता है। और वैसे भी सर्दी का ज़माना था तो सर्दी भी लग रही थी इसको खौफ से। तो जो बंदा इसके करीब बैठा हुआ था वो इसको सीधा करके बिठाता है, इसके पैर की हथकड़ियाँ खोलता है, और जो है ना इसको बोलता है कि भाई मैं तुमसे कुछ सवालात करूँगा, अगर तुम मुझे उन सवालात के सही सही जवाब दोगे तो फिर तुमको कुछ नहीं कहा जाएगा, लेकिन अगर तुम जो है वो कुछ आड़े टेढ़े जवाब दोगे या झूठ बोलने की कोशिश करोगे तो मुझे पता लग जाएगा, और मैं तुमको कत्ल करके यहीं पे जो है वो छोड़ दूंगा, दफनाऊंगा भी नहीं क्यों, और यहीं मतलब तुम्हारी बॉडी छोड़ दूंगा और जंगल के जानवर तुम्हें खा पी के ख़त्म कर देंगे, किसी को पता भी नहीं लगेगा तुम कहाँ से गए। तो ये उसकी शक्ल देख रहा होता है हैरत से, खौफ से कि भाई ये मतलब क्या करूं मैं। तो वो कहता है तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये हाँ में सर हिलाता है। तो वो फिर इसके जो है वो मुंह से, करमदास के मुंह से कपड़ा हटाता है और उससे पूछता है कि भाई तुम्हारा नाम क्या है। अच्छा, करमदास छूटते के साथ ही बोलता है कि जी वो, उसने देखा होता है कि जी ये पाकिस्तान से आए। तो क्या नाम है इसका, वो कहता है कि मुसलमान नाम लूँगा तो शायद मुझे वो रहम करे मेरे साथ। कहता है जी मेरा नाम अब्दुल्ला है। तो कहता है अच्छा अब्दुल्ला नाम है तुम्हारा? कहता है हाँ। कहता है मुसलमान हो? कहते हैं जी जी जनाब मैं बिल्कुल मुसलमान हूँ ना, तो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता हूँ मैं। तो फिर वो उससे कहता है कि ये बताओ तुम्हारा गाँव किधर है, और अब की बार अगर झूठ बोला ना तो फिर दूसरा मौका नहीं दूंगा मैं। तो ये सच सच बता देता है कि भाई मेरा गांव जो है वो यहाँ से 35 मील दूर है, और जो है वो मैं बकरियां चराने के लिए निकला था, और मैं इसी तरह करता हूँ कि जो है ना गांव के करीब जो चराने की चरागाहें हैं वहाँ पे जो है वो असल में घास कम रह जाती है इस सीज़न में, सर्दियों के अंदर, क्योंकि सर्दियों में बारिशें नहीं हो रही होती इतनी, तो इस वजह से घास वैसे भी जो है ना थोड़ी सूखी सूखी होती है। तो जो गांव के करीब के एरियाज़ हैं वहाँ पे जो है ना सारे मतलब ज़्यादातर लोग आसपास के एरियाज़ में अपनी बकरियां चराते हैं, जानवर चराते हैं, तो वहाँ पे घास कम होती है और इतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं होती। तो इसलिए मैं ये करता हूँ कि जो है ना 1-2 हफ्ते के लिए अपने रेबड़ के साथ निकल जाता हूँ और दूर दराज के एरियाज़ में जा कर के अपनी बकरियां चरवा करके फिर 3 दिन के लिए वापस आता हूँ, फिर जो है वो 1-2 हफ्ते के लिए निकल जाता हूँ। इस तरह मैं सर्दियाँ गुजारता हूँ। तो मेरा गांव जो है वो 35 मील दूर है। कहता है अच्छा भाई तुम्हारे घर में कितने लोग हैं, कितने अफराद हैं तुम्हारे ख़ानदान में? ये पूरा बताता है कि मेरे घर में मेरा अब्बा है, और जो है वो एक चाचा की फैमिली है, और मेरे अपने जो है वो मैं हूँ और एक और भाई है मेरा, और मैं ख़ुद शादीशुदा हूँ, और मेरा जो है वो एक बेटा है, और मेरे भाई के जो है वो 3 बच्चे हैं, और हम लोग जो है वो एक घर में रहते हैं सारे बड़े में। और हमारा काम ही यही है कि हम जो है वो जानवर चराते हैं, और जब बकरीद का टाइम आता है तो हम जो है वो अपने जानवर जो है वो ज़्यादातर उधर क्या नाम है पाकिस्तान की तरफ स्मगल करते हैं, और क्योंकि बकरीद में पाकिस्तान में बहुत बड़े पैमाने पर ख़रीदारी होती है जानवरों की। तो ये है, ये इनकी गुज़र बसर होती है। तो वो कहता है ठीक है, मुझे ये बताओ कि जो है ना क्या नाम है इसका, तुम्हारे गांव के आसपास कोई इंडियन वो है फोर्सेस का कोई अड्डा वड्डा? तो इसको पता था कि इसके गांव के ज़रा थोड़ा सा दूर एक इंडियन फोर्सेस की एक बहुत बड़ी बेस थी। तो और वो बहुत पुरानी बेस थी, लेकिन बहुत सीक्रेट थी। ठीक है, तो लेकिन ये गांव वाले थे तो इन लोगों को पता था कि भाई बेस जो है वो आज से 35-40 साल पहले ये बेस बनी है। तो लेकिन ऐसी सीक्रेट बेस थी कि उस बेस पे ज़मीनी रास्ते से कोई भी नहीं जाता था। जो भी उस बेस से आना जाना होता था वो हवाई जहाज़ से होता था, यानी कि या तो जहाज़ लैंड करता था या हेलीकॉप्टर आता था। ज़मीन से वहाँ पे जाना जाना बिल्कुल मना था, और कोई रोड उस बेस तक नहीं जाती थी। और गांव वालों को भी सख्त इंस्ट्रक्शंस थी कि अगर कोई जो है वो क्या नाम है इसका उस बेस के जो है वो 1 से 1.5 किलोमीटर के अंदर भी आया ना तो वो ज़िंदा वापस नहीं जाएगा, और उसकी बॉडी भी नहीं मिलेगी। तो गांव के अंदर इस तरह के कुछ वाक़यात हुए थे
कि कोई बंदा लापता हो गया। तो फिर उसको ढूंढा ढूंढा ढूंढा, कहीं पे भी नहीं मिला। तो फिर जो है वो करीब तरीन थाने में रिपोर्ट कराई कि जी बंदा गायब हो गया हमारा। तो काफ़ी अरसे बाद जा कर के पता लगा कि जी वो बेस के करीब चला गया था, तो वहाँ पे उसको गोली मार दी गई। और ऐसे केसेस में बॉडी भी नहीं मिलती थी वापस। तो इस वजह से गांव वाले ख़ुद भी उस बेस की तरफ जाने से डरते थे, और जो है वो उसके बारे में बात तक नहीं करते थे, तो खौफ की वजह से। तो ये कहते सोचता है कि यार मैंने अगर बता दिया इसको तो मेरे लिए मुश्किल ना हो जाए। तो ये कहता है नहीं नहीं, मेरे गांव के करीब तो ऐसी कोई बेस नहीं है, तो थाना है मेरे गांव के करीब, तो आप बोलें तो मैं आपको ले चलता हूँ वहाँ पे। तो वो जो बंदा होता है ना, वो थोड़ी देर तक इसकी खामोशी से देखता रहता है। अच्छा, इसको उससे डर इस वजह से भी ज़्यादा लग रहा था कि उसकी शक्ल इसको नज़र नहीं आ रही थी। उसने ब्लैक कलर का मास्क पहना हुआ था, जिसमें से जो है ना छोटे छोटे सुराख थे आँखों के लिए। बाकी पूरा चेहरा जो था वो मास्क से कवर्ड था, और वैसे भी अंधेरा था। तो उसको जो है ना उस बंदे की शक्ल के एक्सप्रेशंस बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे थे। तो वो उसको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं जो भी बोल रहा हूँ तो वो उसको किस तरीके से ले रहा है उसकी बातों को। तो ये बड़ा कंफ्यूज सा हो रहा था कि यार किस तरह उससे बात करूँ। तो वो कहता है कि तुम पक्की बात है कि तुम सच बोल रहे हो, झूठ तो नहीं बोल रहे इस दफ़ा? तो वो कहता है नहीं नहीं महाराज, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, हमारे गांव के करीब कोई बेस नहीं है। कहता है अच्छा, तो ये बताओ कि तुम्हारे गांव से 5 मील दूर अपना उस शुमाल की तरफ वो जो टीले के ऊपर बेस बनी हुई है वो क्या है? तो ये जो है वो एकदम ही ना कांप जाता है। कहते हैं यार इसको तो ये भी पता है कि बेस कहाँ बनी हुई है। तो कहता है महाराज मैं जो है वो माफ़ी चाहता हूँ, आप मुझे माफ़ कर दें, वो बड़े ख़तरनाक लोग हैं और हम लोग जो है वो बहुत डरते हैं गांव वाले उनसे। और हम अगर आपको उसके बारे में कुछ बता देंगे तो जो है ना वो हमें ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे, ठीक है ना? वैसे भी जो है वो हमारे ख़ुद भी वहाँ जाने पे पाबंदी है, और अगर कोई गलती से वहाँ चला भी जाता है तो वो उसको गोली मार देते हैं और उसकी लाश वहीं वीराने में छोड़ देते हैं। वापस भी नहीं मिलती लाश, और ना हमें इजाज़त होती है कि हम जाके उसकी लाश उठा लें। तो मैं आपको उसके बारे में कुछ नहीं बता सकता, ना मैं कुछ जानता हूँ। तो वो बंदा हंसने लगता है, कहता है बेफिक्र रहो, हम मुझे तुमसे उसके बारे में कुछ नहीं जानना, उसके बारे में मैं वैसे ही तुमसे बहुत ज़्यादा जानता हूँ। मुझे ये बताओ कि तुम लोग जो है वो गांव वाले उस बेस के कितने फासले तक जो है वो जा सकते हो? तो ये इसको अंदाज़ा हो चुका होता है कि यार ये बंदा जो है वो इसको बहुत ज़्यादा चीज़ें पता हैं, और जो चीज़ें पता है वो भी ये मुझसे पूछ रहा है ताकि इसको अंदाज़ा हो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ। तो कहता है, ये सोचता है कि अब ये मुझे मार तो दे हीगा, तो क्यों मैं इसको सच बताऊं, ठीक है ना? तो ये कहता है कि हम जो है ना उस बेस के 500 मीटर के अंदर अंदर तक जाते हैं। 500 मीटर के करीब अगर हम जाएं तो जो है वो हमें फिर वो मतलब गोली मार देते हैं, जो भी जाए उसके 500 मीटर के करीब। और वो गोली भी ऐसी मारते हैं कि आवाज़ नहीं आती, और जो है ना बस खामोशी से कहीं से जो है वो गोली आके लग जाती है और बंदा गिर जाता है। वो कहता है, अच्छा वो बंदा खामोशी से इसको देखता रहता है। फिर ये कहता है कि अच्छा, और वहाँ पे जनाब क्या नाम है इसका, पुलिस भी जो है वो 24 घंटे जो है ना उस बेस के चारों तरफ चक्कर लगाती रहती है, पेट्रोलिंग यानी कि होती है, और जो है ना गश्त होता रहता है, ताकि जो है वो अगर कोई उस तरफ जा रहा हो तो उसको रोक लिया जाए पहले ही। और जो है ना वहाँ पे जो है वो बहुत सारे जो है वो जवान जो है ना आर्मी के, वो हर वक्त वहाँ पे दीवारों के ऊपर होते हैं, मतलब बेस की जो दीवारें होती हैं उन पे खड़े हुए होते हैं, और वो मुसलसल निगरानी रखते हैं। तो जब ये सब बोल बाल करके खामोश होता है ना, तो वो जो बंदा बैठा हुआ होता है वो अपना खंजर निकालता है, सिल्वर कलर का खंजर होता है। और जो है वो क्या नाम है, मतलब पूरा खंजर सिल्वर नहीं होता, उसकी सिर्फ धार वाला ऐसा सिल्वर होता है, बाकी पूरा ब्लैक खंजर होता है। तो वो खंजर निकालता है, लंबा सा खंजर होता है। और जो है ना एक जो है वो क्या नाम है इसका, इसके बाल पकड़ता है, मतलब लंबे से बाल थे इसके, तो वो इसका बाल पकड़ता है और खंजर इसके मुंह के करीब लेके आता है। कहता है मैंने तुमको बोला भी था कि जो है वो तुम झूठ नहीं बोलना मुझसे, वरना तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा, लेकिन तुम्हारी समझ में लगता है बात आई नहीं है। तो कहता है, अब ये समझ जाता है कि अब इसका आखिरी वक्त आ गया है। तो वो कहता है कि भाड़ में जाओ तुम मुस्लिमों को कभी भी जो है वो अपने देश से जो है वो गद्दारी करके इंफॉर्मेशन नहीं दूंगा। तुम मुस्लिमों को जो है वो हम एक दिन ख़त्म कर देंगे, और जो है वो तुम लोग गंदी नाली के कीड़े हो, और हम जो है वो तुमको छोड़ेंगे नहीं।
तो ये यही सोच रहा होता है कि अब मेरा आखिरी वक्त है तो मैं अपनी भड़ास निकाल लूँ, तो वो इसको फुल ना बातें सुना रहा होता है, तो वो खंजर उसके मुंह के करीब लाता है। और जैसे जैसे खंजर इसके मुंह के करीब आता है, इसकी जो है ना एकदम घिघी बन जाती है, ये फिर रोने लग जाता है। फिर ये जो है वो माफ़ी मांगने लग जाता है कि भाई माफ़ कर दें मुझे, ये वो। तो वो एकदम मुंह के करीब ला के जो है ना एकदम बाल जहाँ से पकड़े हुए थे उसने, तो बालों के करीब खंजर रखता है और काटना शुरू करता है। तो वो फिर रुक जाता है कि ये क्या कर रहा है, यानी कि करमदास जो है ना रुक जाता है कि ये क्या कर रहा है, ये तो मेरा मतलब कत्ल तो नहीं कर रहा मुझे ये। तो वो उसको दिखा रहा था कि इसका खंजर कितना तेज़ था। तो वो उसके बालों पे रख, मतलब जो बालों को पकड़ा हुआ था उसने, तो मुट्ठी भर बालों को, तो वो फिर खंजर से उसने काट करके वो पूरे भी जो है ना बालों की लठ एक ही दफ़ा में आसानी से कट गई। वो काट करके फिर वो उसको दिखाता है, देखो मेरा खंजर इतना तेज़ है। अब मैं तुमसे दोबारा से सवाल पूछूंगा तो सच सच जवाब देना, वरना अगली दफ़ा मैं तुम्हारे बाल नहीं काटूंगा, अगली दफ़ा मैं तुम्हारी उंगली काटूंगा। और तुम्हारे पास टोटल 20 उंगलियां हैं, 10 हाथों की और 10 पैरों की। तो 20 दफ़ा मैं जो है वो तुम्हारी उंगलियां काट सकता हूँ। उंगलियां काटने के बाद फिर मैं तुम्हारे जिस्म के दूसरे हिस्से काटने पर आऊँगा, नाक, कान और इस तरह की चीज़ें, ठीक है। और उससे बात नहीं बनी तो फिर मैं तुम्हारे होंठ काट दूंगा। तो मेरे पास बहुत सारी चीज़ें काटने को, इससे पहले कि जो है वो तुम जो है वो सच बोलना शुरू करो। तो ये जो है वो अब थर थर काँपने लगता है खौफ से, कहता है अच्छा जी महाराज, मैं आपको सच सच बताऊंगा, पूछें आपको क्या पूछना है। तो इतनी देर में जो है वो दो दो बंदे जंगल की तरफ निकल गए थे ना, वो वापस आते हैं। तो वापस आकर के जो है वो इसके पास खड़े होते हैं, इस बंदे के पास जो इससे सवाल जवाब कर रहा था। तो ये उनकी तरफ देखता है, वो उस इशारे से पूछते हैं कि भाई, मतलब मुंह पर करके ना, जैसे हम लोग पूछते हैं किसी से कि हाँ भाई क्या चल रहा है, तो वो इशारे से इससे पूछते हैं कुछ। तो ये उनको जो है वो ना में जवाब देता है। तो वो दोनों बंदे जो है वो, उन्होंने जो है ना ये जो बैग्स वगैरह उतारे थे, उतरते के साथ ही अपने कंधे से, तो वो अपने बैग्स वगैरह खोलते हैं और उसमें से जो है ना वो निकालते हैं, क्या नाम है इसका, रस्सी, छोटी छोटी जो है ना रस्सी निकालते हैं, पतली बारीक वाली, ठीक है। और एक बंदा जो है वो अपने बैग से वो निकालता है, पुराने से कपड़े निकालता है और जो है वो पहनना शुरू कर देता है अपने कपड़ों के ऊपर से। और फिर उसको समझ में आता है कि यार ये अब जो है वो मेरा काम तमाम करने लगे हैं। तो फिर जो बंदा इससे सवाल जवाब कर रहा है ना, वो उससे बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ पूछने पाछने की ज़रूरत तो नहीं थी, बस मैं तुम ये देखना चाह रहा था कि तुम किस हद तक सच बोलोगे, और अगर कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मुझे मिल सके तो वो तो बोनस होता ही। अब हम जो है वो तुमको यहाँ पे बांध के जा रहे हैं, और तुम तुम्हारी ज़िंदगी की जो है वो एक ही सूरत हो सकती है कि तुम ज़िंदा बचो, कि तुम खामोशी से यहाँ पे पड़े रहो, और जब हम वापस जाने लगेंगे तो हम तुमको खोल के चले जाएंगे। हमारा एक बंदा जो है वो मुसलसल यहाँ झाड़ियों में बैठा हुआ तुम्हारी निगरानी करता रहेगा, और तुमने अगर ज़रा सा भी शोर शराबा कुछ किया तो वो तुम्हें ऐसी गोली मारेगा कि तुम्हें पता भी नहीं लगेगा कहाँ से गोली आई, और तुम्हारा काम तमाम हो गया। तो हम मुसलमान हैं, हम जो है वो टॉर्चर नहीं करते, ठीक है ना। तो बेफ़िक्र रहो, तुम जो है वो तुम्हें जो अज़ियत वज़ियत नहीं दी जाएगी, लेकिन अगर तुमने शोर शराबा वगैरह किया या हमारे मिशन को जो है वो मतलब ख़तरे में डालने की कोशिश की, तो हम तुमको कत्ल ज़रूर करेंगे। तो अगर तुम शोर शराबा नहीं करोगे तो फिर जो है वो तुमको कुछ नहीं कहा जाएगा, हम जाते हुए तुम्हें खोल के चले जाएंगे। बेफ़िक्र होकर के यहाँ पे बैठे रहो सुकून से। और अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो सामने झाड़ियाँ हैं, झाड़ियों की तरफ जो है वो क्या नाम है इसका, इशारा कर देना। और अगर जो है वो मुनासिब लगा तो वो बंदा जो है वो तुमसे आके पूछ लेगा, नहीं तो फिर हो सकता है कि वो पूछे भी ना, तो खामोशी से बैठे रहना। तो ये बोल करके इसको जो है वो दोबारा से इसका पैर बांधते हैं, हाथ पहले ही बंधे हुए थे, और जो है वो इसको जो है ना बांधते इस तरीके से हैं कि इसके हथकड़ी खोल करके एक दरख्त के साथ बिठा देते हैं इसको, और दरख्त के तने के दोनों तरफ से इसके हाथ गुजार के दूसरी तरफ हथकड़ी लगा देते हैं, और यही काम इसके पैर के साथ करते हैं ताकि जो है वो ये कहीं भाग ना सके। और इसको जो है वो कंधे पे इसके गर्म कपड़े वगैरह जो है वो डाल देते हैं ताकि सर्दी वर्दी ना लगे ज़्यादा इसको। और ना एक करीब में इसकी बोतल रख देते हैं, उसमें जो है वो एक पाइप डाल के रबर का वो इसके मुंह तक पहुंचा देते हैं कि प्यास व्यास अगर लगे तो वो पानी पी ले। तो इसको बड़ी हैरत होती है यार, बड़ा ख्याल कर रहे हैं ये लोग मेरा।
खैर तो ये कर कर आ करके वो बंदे जो है वो, जिसमें से एक ने जो है वो आम आदमियों वाला लिबास निकाल करके अपने कपड़े के ऊपर चढ़ा दिया था। तो वो करके, और ये जो है ना इसकी 3-4 बकरियां जो है वो अपने साथ हंका करके ले जाते हैं। तो अच्छा, अब जो वो बंदे थे उनमें से जो है वो जो इससे बातचीत कर रहा था वो उनको लीड कर रहा होता है। तो वो इस टीम को लीड कर रहा होता है, और इसका नाम जो है वो, कोड नेम जो है वो वाइपर होता है। और इसके साथ जो है वो, जो एक जिसने जो है वो मतलब लोकल्स वाले कपड़े पहने हुए होते हैं, वो उसका नाम होता है मोंगूज़। ठीक है, मोंगूज़ को उर्दू में नेवला कहते हैं। और तीसरा बंदा जो होता है उसका नाम जो है वो चिकन होता है। ठीक है, तो कोड नेम होते हैं ये सारे इनके। तो वाइपर जो होता है वो मोंगूज से कहता है कि मोंगूज तुम जो है ना आगे आगे चलो, मैं तुम्हारे राइट पे चलूँगा, और चिकन जो है वो तुम्हारे लेफ़्ट पे चलेगा। ठीक है, और जो है ना हम तुमको कवर देंगे, और तुम बकरियां जो है वो अपने साथ लेके चलो। और इन तीनों के पास जो है ना कलाई के ऊपर घड़ी के साथ जो है वो कंपास लगा हुआ होता है, ताकि इनको डायरेक्शन का अंदाज़ा हो। और इनके कंपास जो होते हैं वो इस तरह के होते हैं कि उस पे जो है वो ग्लो कर रहा होता है, जैसे घड़ी ग्लो करती है ना अंधेरे में, वैसे उसका डायल जो है वो अंधेरे में ग्लो करता है, ताकि अंधेरे में इनको नज़र आता रहे। और कंपास और घड़ी दोनों के ऊपर जो है वो एक उसका चमड़े का कवर होता है, ताकि ऐसा ना हो कि दूर से जो है वो दुश्मन इनका जो है वो ग्लो देख करके इनको मतलब देख ले। तो ये जल्दी से अपना कंपास निकाल करके अपनी डायरेक्शन फिक्स करते हैं कि भाई हमें इस डायरेक्शन में जाना है, और चल पड़ते हैं। और अच्छा, अब जब ये लोग चल रहे होते हैं तो इनके पास वो इस तरह का कोई वो डिवाइस तो थी नहीं उस टाइम पे, कि ये जैसे हम लोग अपने फ़ोन पे देखते हैं ना कि गूगल मैप्स हमने ऑन किए हुए होते हैं, मैप दिखा रहा होता है कि हम इतना दूर चल चुके हैं और अब हमें इस डायरेक्शन में जाना है। तो ये बहुत पुराने ज़माने की स्टोरी है। पुराने ज़माने का मतलब ये है कि आज 2025 चल रहा है ना, तो ये स्टोरी जो है वो क्या नाम है इसका, 90s की ज़माने की है। ठीक है ना, 95-96 के आसपास की। तो उस ज़माने में पाकिस्तानी फोर्सेस के पास जो है वो नहीं थी, ऐसे डिवाइसेस नहीं थे, और कि जिसमें जो है वो ये जीपीएस वगैरह के हवाले से चीज़ें नज़र आ रही हो। ठीक है, तो ऐसे डिवाइसेस एग्जिस्ट करती थी, लेकिन वो बहुत बड़े साइज़ की होती थी, इतनी छोटी नहीं थी कि जो है वो आम आदमी अपने कलाई पे बांध के जैसे आज हम लोग घूम रहे होते हैं वैसे घूमें। तो इनका जो है वो एक सिस्टम था नेविगेशन का, कि उसमें करते ये थे कि कंपास से अपनी डायरेक्शन देखते थे, और ये तय कर लेते थे कि हमने जो है वो इस डायरेक्शन में लेट से 2 किलोमीटर चलना है। ठीक है, तो अब इनको जो ट्रेनिंग होती थी उस ट्रेनिंग का एक हिस्सा ये भी होता था कि इनको ये चीज़ सिखाई जाती थी कि आपकी हाइट इतनी है तो आपका एक कदम इतना डिस्टेंस कवर करेगा। तो आप मिसाल के तौर पे एक कदम अगर 3 फीट का डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो 1 किलोमीटर में इतने फिट होते हैं, तो आप इतने कदम चलेंगे तो आप इतना डिस्टेंस कवर करेंगे। तो इनको ये चीज़ सिखाई जाती थी, और इतनी सख्त ट्रेनिंग मतलब इनकी कराई जाती थी इस चीज़ के हवाले से, कि इनकी जो है वो नेचर में ये चीज़ आ गई थी कि ये चलते फिरते अपने कदम गिनते थे। तो इनको जो है वो ये पता होता था कि एट एनी गिवन टाइम के ये कितना डिस्टेंस इन्होंने चल के कवर किया है। तो कंपास से अपनी डायरेक्शन देख करके और कदम गिन के अपने डिस्टेंस मेजर करके इनको हर वक्त पता होता था कि मैप पे इस वक्त ये लोग कहाँ खड़े हुए हैं। यानी कि इनके दिमाग के अंदर समझ लो कि मैप फीड हुआ हुआ होता था। तो ये लोग अपनी डायरेक्शन तय करके और चलना शुरू करते हैं। तो वाइपर जो होता है, जो रीडर होता है, वो उसके राइट साइड पे होता है झाड़ियों के अंदर, और चिकन जो होता है वो उसके लेफ़्ट साइड पे झाड़ियों में चल रहा होता है, और सेंटर में जो है वो इन्होंने मंगूस को रखा हुआ होता है, जो कि बकरियां हगाते हुए जा रहा होता है। अब ये लोग चलना शुरू करते हैं तेज़ तेज़। अच्छा, तो इनका मिशन जो था वो ये था कि इनको जो है वो इंडियन बेस जो होती है, सीक्रेट बेस, उसको तबाह करना था। और इस काम के लिए ये लोग आए थे। तो ये लोग जा रहे होते हैं। अच्छा, इनमें जो है वो जो एक्सप्लोसिव्स यानी कि धमाका खेज़ मवाद जो होता है वो उसके पास होता है, चिकन के पास होता है। और जो वाइपर होता है, जो लीडर होता है, उसके पास जो है वो रेडियो होता है, जिससे वो अपना पाकिस्तानी जो वो हैं कमांडर्स, उनसे कांटेक्ट कर सकता था। और मोंगूज़ जो होता है, जो सेंटर में चल रहा होता है, वो इनका एक्सपर्ट निशानेबाज था। तो उसके पास जो था वो एक स्पेशल वो था, पिस्टल था, जिसमें जो है वो लंबी साइज़ की बैरल लगी हुई थी।
ताकि वो ज़्यादा दूर तक जो है वो रेंज उसकी हो जाए। और उस बैरल के ऊपर जो है वो साइलेंसर भी लगाया हुआ था। अच्छा, इन सब के पास जो था, यानी कि चिकन और वाइपर के पास जो है वो नॉर्मल पिस्टल्स थे जिन पे साइलेंसर लगाए हुए थे। और एक एक खंजर जो था वो इन सब के पास था। इसके अलावा ये लोग कोई भी हथियार कैरी नहीं कर रहे थे, क्योंकि इनको ज़्यादा काफ़ी लंबे डिस्टेंस तक पैदल चलना था, तो इसलिए कम से कम वेट लेकर के गए थे ये लोग। और इनके पास आइडेंटिफिकेशन के हवाले से ऐसी कोई भी चीज़ नहीं थी जिससे इनको पाकिस्तानी के तौर पे आइडेंटिफाई किया जा सके। तो ये लोग खैर अपना तेज़ तेज़ चलते हुए जाते हैं, और हर थोड़ी देर बाद जो है वो अपना कंपास निकाल के अपनी डायरेक्शन ये लोग कंफर्म करते हैं कि सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। तो चलते चलते तकरीबन जो है वो 3 से 4 घंटे में जो है वो ये लोग एक ऐसी जगह पे पहुंचते हैं। छोटी सी एक पहाड़ी सी होती है, मतलब पहाड़ी तो खैर नहीं, एक टीला टाइप का होता है, पथरीला सा। उसके ऊपर जो है वो छोटी छोटी झाड़ियाँ होती हैं, 1-1, 2-2 फुट की। और ना ये लोग उसकी जो है वो मतलब बेस पे पहुंचते हैं टीले के। और ना जो बकरियां होती हैं उनके गले में रस्सी बांध के ये लोग एक जगह पे खूंटा गाड़ करके वो बकरियां उनमें बांधते हैं, और क्रॉलिंग करके जो है वो उस टीले के ऊपर जाते हैं। अब जब टीले के टॉप पे पहुंचते हैं तो उसके दूसरी तरफ इनको वो बेस नज़र आती है थोड़ा डिस्टेंस पे। तो अच्छी खासी जो है वो बड़े साइज़ की बेस होती है वो। और उस पे जो है ना चारों तरफ जो है वो मतलब स्क्वायर रेक्टेंगल शेप की बेस होती है, और उसके चारों तरफ कोनों के ऊपर बड़े बड़े वॉच टावर्स लगे हुए होते हैं। और वॉच टावर्स के ऊपर जो है वो सर्च लाइट्स लगी हुई होती हैं। और ना वो सर्च लाइट्स जो है वो चारों तरफ से है वो ज़मीन पे मुसलसल मूव कर रही होती हैं। और उस पे जो है वो बेस के ऊपर जो है वो एक बड़ा सा रनवे भी बना हुआ होता है। उसके ऊपर इनको जो है वो 1-2 जहाज़ जो है ना बड़े साइज़ के, जो C-130 टाइप के होते हैं। C-130 लेकिन इंडिया यूज़ नहीं करता। इंडिया जो है वो रशियन जहाज़ यूज़ करता है कार्गो वगैरह के लिए। तो वो वाले जहाज़ जो हैं वो नज़र आते हैं कि वो खड़े हुए हैं। और हेलीकॉप्टर्स काफ़ी सारे नज़र आते हैं इनको वो खड़े हुए। तो ये लोग जो है वो दूरबीन से उस जगह का जायज़ा लेते हैं अच्छी तरीके से। फिर ये डिसाइड करते हैं, इनका जो प्लान होता है कि भाई बेस का जो मतलब इनको जो टावर्स नज़र आ रहे होते हैं तो वो करीब तरीन टावर जो होता है, तो इनका प्लान यही था कि उस टावर के करीब से इनको अंदर घुसना है बेस में। तो इनके पास जो है वो जो इन्होंने जो प्लानिंग की थी, तो प्लानिंग के अंदर इनको जो है वो सैटेलाइट तस्वीरें दिखाई गई थी उस बेस की, जिस पे जो है वो उन्होंने डिसाइड किया था कि ये वाला जो वॉच टावर है जो इनके सामने एकदम करीब तरीन नज़र आ रहा होता है, उसके आसपास जो टेरेन है, यानी कि जो ज़मीन है, वो इस तरह की है कि वहाँ से घुसना निस्बतन आसान होगा। और तो इन्होंने जो इंटेलिजेंस वगैरह गैदर की थी फोर्सेस ने, तो उसमें भी ये बात सामने आई थी कि ये वाला जो टावर है जो जिसको इन्होंने फिक्स किया हुआ था, मतलब अपने सामने जिसको चूज़ किया था, तो उस टावर के जो करीब ज़मीन है ना, वो क्या नाम है वो है बहुत ज़्यादा दलदली टाइप की है। तो इस वजह से जो है वो उस ज़मीन के अंदर जो है वो मतलब उस पैच के ऊपर बेस के आसपास जो वो ज़मीन का टुकड़ा था टावर के करीब, वहाँ पे बारूदी सुरंगें भी नहीं बिछाई गई हैं, क्योंकि ज़मीन दलदली है। तो जो भी बारूदी सुरंग जो है वो ये ज़मीन में दफन करने की कोशिश करते हैं तो वो एकदम मज़ीद नीचे धंस जाती है। तो अगर बारूदी सुरंग लगाएंगे भी तो उसका फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए उस ज़मीन के टुकड़े के ऊपर बारूदी सुरंगें नहीं बिछाई गई थी। तो हिफाजत के तौर पे मतलब इनकी इंटेलिजेंस गैदरिंग में ये बात सामने आई थी कि वहाँ पे जो है ना वो छोड़े गए हैं बहुत सारे जंगली कुत्ते। तो वो जो है वो उसका इनको सद्देबाब करना था। तो उसका इन्होंने ये हल निकाला था कि इनके पास जो था वो एक ना थैले के अंदर जहर आलूद जो है वो गोश्त के लोथड़े थे। तो उन पे जो है वो स्पेशल वो लगाया था, लिक्विड लगाया गया था, जिससे उस उन मतलब टुकड़ों की जो है वो स्मेल बहुत दूर तक जाती थी। तो वो सील्ड पैकेट में थे। तो ये लोग जो है वो उस टीले पे पहुंच के चारों तरफ जायज़ा लेते हैं और डिसाइड करते हैं कि जी हमारे पास अभी इतना टाइम है कि हम बेस में घुस के अपना ऑपरेशन कर सकें। तो अभी जो है वो रात के तकरीबन मतलब टाइम उन्होंने चेक किया होता तो रात के तकरीबन जो है वो 11:45 हो रहे होते हैं। तो ये वहाँ जो है ना फिर सारा सामान जो है अपना जो एक्स्ट्रा सामान होता है वो अपना उसी टीले की जो है ना बेस के ऊपर ज़मीन में खड्डा करके दफन कर देते हैं कि भाई अगर मौका लगा तो वापसी पे ये सामान लेते हुए चले जाएंगे। वरना जो है वो दूसरा ऑप्शन यही है कि भाई अगर हमें मतलब डिस्कवर कर लिया उन्होंने दुश्मन ने, तो हम लड़ते लड़ते वहीं शहीद हो जाएंगे।
तो अब ये क्या करते हैं कि जो है ना, बकरियां जो होते हैं उनको खोल करके छोड़ देते हैं, अपना घूमें फिरें जहाँ पे भी जाएं। और जो है वो वहाँ से अब तीनों एक साथ, मंगूज़ और चिकन और क्या नाम है इसका, वाइपर, ये तीनों एक साथ जो है वो अब आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ बढ़ते हैं, तो बेस की तरफ। अच्छा, अब जो है ना, जब बेस से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर रह जाते हैं तो ये जो है वो वाइपर वाइपर जो है वो अपना पैकेट इसके पास होता है ना, वो जहर आलूद गोश्त का, तो वो खोलता है। खोल करके एक टुकड़ा निकालता है गोश्त का, और उसको जो है वो जितना दूर हो सके वो फेंकता है। तो वो फेंकता है इस तरह, फिर ये लोग और मज़ीद 200 मीटर आगे जाते हैं बेस की तरफ, फिर वो टुकड़ा निकाल के और दूर फेंकता है इस तरह करके। तो जब ये लोग बेस से 600 मीटर दूर तक रह जाते हैं तो सारे टुकड़े ये लोग इधर उधर फेंक चुके होते हैं। अब इनको अंदाज़ा होता है कि कुत्ते जो हैं वो इनकी तरफ आने के बजाय वो गोश्त की स्मेल सूंघ करके उसकी तरफ जाएंगे, और उसमें जो है वो मतलब इस तरह का जहर लगाया हुआ गया था कि जो भी उसको खाएगा तो वो खाते के साथ ही जो है ना बेहोश हो जाएगा। अच्छा, इन लोगों ने जो है ना वो एक स्पेशल वो था, कंबल टाइप का कपड़ा था इनके पास, वो इन्होंने जो है ना अपने ऊपर निकाल करके अब डाल लिया सबने, और ज़मीन पे अब रेंगना शुरू कर दिया। अच्छा, वो कंबल टाइप का कपड़ा इन्होंने इसलिए डाला था कि इंफ्रारेड दूरबीन जो है वो एक चीज़ होती है, नाइट विजन गॉगल्स के तौर पे इस्तेमाल होती थी उस ज़माने में। तो उसमें होता ये था कि क्या नाम है, जब भी किसी बॉडी की जो हीट होती है ना वो उसको देख रहा होता है, यानी कि हर चीज़ जो भी ज़िंदा होती है वो हीट प्रोड्यूस कर रही होती है। तो हर ज़िंदा चीज़ जो है वो डिपेंडिंग ऑन बॉडी साइज़, वो उसके एतबार से या तो हल्का ऑरेंज नज़र आएगा, या फिर डार्क ऑरेंज नज़र आएगा, या एकदम ब्राइट रेड या येलो नज़र आएगा। जितना ज़्यादा गर्म होगा उतना ज़्यादा रेड का शेड होगा, और जब बहुत बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो वो येलो नज़र आएगा। और बाकी जो इन्वायरमेंट है जो कि ज़िंदा नहीं है तो वो ब्लू नज़र आता है। तो वो दूर दूर तक जो है ना वो चीज़ मतलब ज़िंदा मतलब जानदार को जो है वो आइडेंटिफाई कर सकती थी। तो ये लोग जो ये कंबल टाइप का मटेरियल अपने ऊपर डाल लेते हैं तो कंबल से फिर इनकी बॉडी हीट नज़र नहीं आती दूसरी तरफ। तो यही टेक्निक आजकल जो है वो हमास वाले भी इस्तेमाल करते हैं, कि जो है वो ड्रोन्स से बचने के लिए जो है वो क्या नाम, अपने ऊपर जो है ना चीथड़े वाले जो होते हैं कपड़े, उनको एक साथ सी करके कंबल सा बनाया जाता है, और दूर से देखने में वो लगता है कि जैसे कपड़े के चीथड़े पड़े हुए हैं, और वो उन्होंने अपने ऊपर ओढ़ा हुआ होता है। तो उसकी वजह से जो इनकी बॉडी हीट होती है वो ड्रोन्स को नज़र नहीं आती। तो ये बहुत पुरानी टेक्निक है। तो ये लोग जो है ना अपने ऊपर वही कंबल डाल करके और आहिस्ता आहिस्ता क्रॉल करके बेस की तरफ बढ़ना शुरू होते हैं। सबसे आगे जो है वो होता है, क्या नाम है इसका, मंगूज़ होता है। उसकी ज़िम्मेदारी ये होती है कि एहतियातन जो है वो ज़मीन में अपना खंजर जो है वो घोंप घोंप करके, जहाँ जिस डायरेक्शन में वो क्रॉल कर रहा है, अपना खंजर घोंप घोंप करके वो चेक करता रहे कि कोई बारूदी सुरंग वगैरह तो नहीं लगाई हुई दुश्मन ने। हालांकि ये इलाका दलदली होता है, लेकिन फिर भी चांस तो हो सकता है। और ये उसके पीछे पीछे एक लाइन में ये लोग क्रॉलिंग कर रहे होते हैं। तो क्रॉलिंग करते हुए अभी थोड़ा सा आगे ही गए होते हैं ये लोग, कि जो है ना मंगूस जो है वो रुक जाता है, और रुक करके जो है वो हल्की सी डबल चुटकी बजाता है। तो ये इनका सिग्नल होता है कि भाई उसने कोई चीज़ स्पॉट की है, तो अभी ज़रा रुक जाएं। तो थोड़ी देर तक जो है वो खामोशी रहती है, और जो है ना फिर एक तार कटने की आवाज़ आती है, जैसे वो नहीं, कोई मेटल का तार किसी ने जो है वो प्लास से काटा हो। तो वो तार कटने की आवाज़ आती है, और फिर मंगूस दोबारा 3 चुटकी का सिग्नल करता है, और फिर ये लोग आगे चलते हैं। तो जब उस जगह से गुजरते हैं तो फिर वो जो है वाइपर देखता है कि वहाँ पे जो है ना दुश्मन ने एक वो लगाया हुआ था, ट्रैप लगाया हुआ था, कि बारूदी सुरंग ज़मीन के अंदर तो लगा नहीं सकते थे। तो उन्होंने क्या किया हुआ था कि एक दो जगहों पे मतलब रैंडमली जो है ना 2 पॉइंट्स पे मतलब डंडियाँ गाड़ी हुई थी, और उन डंडियों के दरमियान एक तार गुजारा हुआ था, और वो तार का दूसरा सिरा जो है वो एक उसमें माइन जो होती है बारूदी सुरंग को ही कहते हैं, लेकिन एक डिफरेंट काइंड की थी, क्लेमोर माइन कहलाती है ये। वो ज़मीन से ऊपर रखी जाती है, ज़मीन के अंदर दफन नहीं की जाती। तो वो उसके साथ कनेक्टेड था कि जो भी जो है वो इस तार से टकराएगा तो वो माइन जो है वो फट जाएगी, और उसमें जो है वो स्टील की बहुत छोटे छोटे जो है वो हज़ारों की तादाद में जो है ना वो होते हैं, स्टील की बॉल्स होती हैं, और वो फिर लगेंगी जा कर के लोगों को। तो मंगूज़ ने जो है वो उसको नाकारा कर दिया था तार काट के। तो ये लोग इसी तरह आगे चलते रहते हैं। तो मज़ीद जो है ना 6-8 इस तरह के ट्रैप्स नज़र आते हैं।
तो मंगूज़ उन सबको डिटेक्ट करके और फिर वो नाकारा कर देता है। और फिर एक वक्त आता है कि ये लोग जो है वो एकदम उस टावर की बेस में पहुंच जाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पहुँचते हैं, यहाँ पहुँच कर के जो है वो वेट करते हैं कि भाई अब क्या करना है। तो इससे आगे मतलब प्लान का इससे आगे का हिस्सा जो है वो मंगूज़ और चिकन को नहीं पता होता कि ये अंदर कैसे घुसेंगे। ये हिस्सा सिर्फ उसको पता था, वाइपर को, जो कि टीम लीडर था। तो वो जो है वो यहाँ पहुँच कर के जो है ना अपना रेडियो निकालता है, और रेडियो के ऊपर जो है वो एक फ़िक्स्ड फ्रीक्वेंसी होती है, मतलब एक पहले से तयशुदा फ्रीक्वेंसी होती है, उसके ऊपर रेडियो को ट्यून करता है। और उस पे जो है वो हल्की सी आवाज़ में जो है ना खाली बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ करके मतलब बोलता है उसके अंदर, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलता है, और जो है ना वो रेडियो ऑफ कर देता है। तो चिकन और मंगूज़ समझ जाते हैं कि जो है वो ये बेस के अंदर जो है ना किसी से पहले से इन्होंने इसने सिग्नल अरेंज किया हुआ था कि ये सिग्नल है, हम पहुंच चुके हैं। अब अंदर से यकीनन कोई जो है वो हमें अंदर घुसने के लिए रास्ता प्रोवाइड करेगा। तो अभी ये लोग 2-3 मिनट ही हुए होते हैं। अच्छा, इनकी ये आपस में ट्रेनिंग इतनी ज़बरदस्त होती है और इतने यानी कि वेल ट्रेंड होते हैं ये लोग कि इनको ज़्यादा आपस में बातचीत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। इन तीनों में से हर बंदे को पता था कि किस मौके के ऊपर किसकी क्या ड्यूटी है। तो वो बग़ैर कुछ बोले जो है वो काम करते थे। और अगर कुछ कम्युनिकेशन करनी भी होती थी ना, बातचीत करनी भी होती थी, तो वो इशारों से बातचीत कर लेते थे। वो उनको समझ में आ जाता था कि अगला क्या कह रहा है। तो ये जैसे नॉर्मली होता है ना कि बहुत पक्के दोस्त जो होते हैं, बहुत अरसे से साथ रहते हैं, तो उनको एक दूसरे का अंदाज़ा होता है कि वो किस इशारे से क्या बात करना चाह रहे हैं। तो इनके साथ भी यही मामला था। तो ये जो है ना वेट कर रहे होते हैं, तो 1 से 1.5 मिनट गुजरता है कि टावर के ऊपर से एक रस्सी नीचे गिरती है। तो मंगूस जो है वो उसकी तरफ देखता है, वाइपर की तरफ, तो कि मतलब इशारे से पूछता है कि ये क्या सीन है। तो मंगूस जो है वो वाइपर जो है वो मंगूस को जो है वो कहता है कि भाई थोड़ा सब्र करो। तो फिर जो है वो उस रस्सी से जो है वो एक क्या नाम है इसका, बंदा नीचे उतरता है। और जो है ना वाइपर जो है वो उसको मतलब कोई कुछ बोलता नहीं है। जो जैसे ही बंदा नीचे उतरता है तो ये लोग जो है ना उस बंदे को पकड़ लेते हैं। तो वो बंदा जो है वो जैसे ही ये लोग उसको पकड़ते हैं वो एकदम ना सुकून से रहता है, ये नहीं कि घबरा वबरा रहा हो, वो सुकून से रहता है। और फिर वो इनकी तरफ देख करके बोलता है आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तो उस पे जो है ना ये सिग्नल था कि जो है ये वही बंदा है कि जो इनकी हेल्प करेगा। तो उस पे जो है वो वाइपर जो है वो उसको सलाम दुआ करता है, और उसको कहता है ठीक है हम तैयार हैं, आप चलें। तो वो बंदा जो है वो नीचे मतलब उतरता है, और ये जो है ना वाइपर उसको कहता है कि हमने जो है वो ट्रेल मार्क कर दी है, आप उस ट्रेल को फॉलो करते हुए जाएं और फिर यहाँ से निकल जाएं। तो वो बंदा जो है वो इनसे जो है वो कंबल लेता है, इनमें से एक का, और ज़मीन पे लेट करके क्रॉल करके जिस रास्ते से ये लोग क्रॉलिंग करके आए होते हैं और सारे ट्रैप्स डिसेबल किए होते हैं, उसी रास्ते से वो क्रॉलिंग करके बाहर की तरफ निकल जाता है। तो ये लोग फिर जो है वो उस रस्सी से ऊपर चढ़ते हैं और टावर पे पहुंचते हैं। तो टावर पे पहुंच के देखते हैं कि वहाँ पे जो है वो 2 गार्ड्स, ठीक है ना, इंडियन फोर्सेस के, वो मरे पड़े हुए होते हैं। एक की गर्दन जो है वो उसमें एक पेंसिल घुसी हुई होती है, मतलब पेंसिल घोंप के मारा हुआ होता है, और दूसरा जो होता है उसकी गर्दन टूटी हुई होती है, यानी कि उसको जो है ना इतनी ज़ोर से उसकी गर्दन घुमाई गई होती है कि उसकी गर्दन की हड्डी टूटी गई होती है। तो ये समझ जाते हैं कि जो बंदा नीचे उतरा था उसने ये काम किया था। खैर, ये लोग जो है वो फिर जल्दी से टावर से फिर अंदर की तरफ उतरते हैं। इनके पास पूरा बेस का जो है वो मैप बना हुआ होता है, वो कि भाई कहाँ पे क्या चीज़ है और ये वो ना। तो अब ये लोग खामोशी से जो है ना वो जो मरे हुए गार्ड्स होते हैं ना, उनके जो है वो कपड़े उतारते हैं और अपने कपड़ों के ऊपर से पहनते हैं, और ना इंडियन फ़ौजियों की जो वो गन्स होती हैं वो उठा करके और अंदर बेस के अंदर घुसते हैं, और जल्दी जल्दी जो है वो चलते हुए जाते हैं। और हाँ ना, तो 2 बंदे जो थे उन्होंने जो है वो उन 2 गार्ड के कपड़े पहने हुए होते हैं, और तीसरा जो था वो उसने वही जो लोकल्स के कपड़े होते हैं वो पहने हुए होते हैं। तो ये इस तरह जा रहे होते हैं, और इनका प्लान ये होता है कि अगर कोई जो है वो रोकेगा इनको, तो जो लोकल से कपड़े वाला वो बंदा होता है उसको ये लोग कैदी ज़ाहिर करेंगे कि ये करीब आ गया था, तो इसको हम पकड़ के अंदर ले आएँ और बेस कमांडर के करीब पास लेके जा रहे हैं उसके इंटरोगेशन के लिए, ये हमने जासूस पकड़ा है, ये सोच के उसको लेके जा रहे होते हैं। तो आगे जा कर के जो है ना इनका सबसे पहला मिशन होता है कि जो वहाँ पे बड़े साइज़ के कार्गो जहाज़ है ना
और हेलीकॉप्टर्स हैं उनके अंदर जो है वो बम लगा के उनको नाकारा करना, क्योंकि इनको पता होता है कि अगर ये इस बेस पे जो है वो मतलब तबाह करके यहाँ से ज़िंदा निकले तो सबसे पहले यही हेलीकॉप्टर्स उड़ेंगे और इनको तलाश करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले ये जाते हैं उन हेलीकॉप्टर्स के जो है ना, जो वो होते हैं पंखड़ी होती है टॉप की, उस पंखड़ी की जो है वो बेस में एक बहुत छोटा सा बम लगाते हैं। छोटा सा मतलब ये कि एक रबर जो होता है ना, जैसे बच्चों का एक जो रबर होता है तकरीबन 2-3 इंच का, तो इतना बड़ा सा एक छोटा सा एक बम होता है और वो उसके जो है वो पंखड़ी की बेस पे लगाते हैं। तो ये स्पेशल बम डिज़ाइन किया था ये पाकिस्तानी फोर्सेस ने, कि जिससे जो है वो आप पूरे हेलीकॉप्टर को डिसेबल कर देंगे, क्योंकि पूरा हेलीकॉप्टर आपको तबाह करने की ज़रूरत नहीं है। आपने अगर उसकी पंखड़ी को नाकारा कर दिया तो वो हेलीकॉप्टर उड़ ही नहीं सकता। तो ये चक्कर था। और जो बड़े कार्गो वाले जहाज़ होते हैं उनके साथ ये लोग ये करते हैं कि जो उनका लैंडिंग गियर होता है ना, यानी कि जो उनके पहिए होते हैं, तो उनके पहियों का जो मेन पिलर होता है उन पिलर्स के ऊपर यही छोटे वाले बम लगाते हैं कि अगर वो जहाज़ जो है वो उसके यानी कि पहिए ही नाकारा हो गए तो वो टेक ऑफ़ करने के लिए उसको रनवे पे दौड़ना होता है एक सर्टेन डिस्टेंस तक, उसके बाद वो इतनी स्पीड जमा होती है उसकी कि वो टेक ऑफ़ कर सके। तो जब वो लैंडिंग गियर ही उसके ख़राब होंगे कि वो उस रनवे पे दौड़ ही नहीं सकता तो वो उड़ेगा कैसे। तो ये था कि आप कम से कम बारूद के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो दुश्मन का नुकसान कर सकें। तो ये उन्होंने टेक्निक निकाली थी। तो ये जल्दी से जो है ना वो छोटे छोटे बम जो है वो लगाते हैं और जब सारे जो है वो हवाई जहाज़ इस तरह निपटा देते हैं ये लोग, तो इन सब बमों को जो है ना इन्होंने उस पे रखा हुआ था, क्या नाम है, टाइमर पे नहीं रखा हुआ था, एक फ़ोटो सेल लगा हुआ था। मतलब कि हर बम को फाड़ने के लिए जो है ना एक फ्यूज़ होता है। फ्यूज़ का काम ही होता है कि जो मुकर्ररा वक्त हो उस वक्त के ऊपर बारूद को वो फाड़ दे। ठीक है। तो इसमें जो फ्यूज़ था ना, अच्छा फ्यूज़ के भी दो तरीके होते हैं, वैसे तो कई तरीके होते हैं लेकिन दो कॉमन तरीके होते हैं फ्यूज़ से बम को फाड़ने के। एक तो ये कि टाइमर वाला फ्यूज़ हो कि भाई आपने उसमें टाइम सेट कर दिया कि इतने मिनट या इतने घंटे बाद वो फट जाए तो वो उतने टाइम बाद बम को फाड़ देगा। दूसरा तरीका ये होता है कि आप उसको जो है वो एक रेडियो सिग्नल दें। ठीक है, कि भाई आपने एक बटन प्रेस किया और एक रेडियो सिग्नल गया उस फ्यूज़ तक, और उस फ्यूज़ को जब वो रेडियो सिग्नल रिसीव हुआ तो वो उस बम को फाड़ देगा। इन्होंने एक नया तरीका ये निकाला था कि इन्होंने फ़ोटो सेल लगाया था उस बम के फ्यूज़ के साथ। फ़ोटो सेल करता ये था कि जैसे ही उस पे रोशनी पड़ेगी ना, और रोशनी भी ऐसी कि सूरज की रोशनी, तो वो उसी वक्त फिर वो फटेगा। तो ये तरीका इस चीज़ के लिए था कि भाई जैसे ही सुबह हो तो वो सारे बम एक साथ फट जाएं। ठीक है। तो इसमें सबसे ज़बरदस्त चीज़ ये थी कि जो वो है क्या नाम है इसका, अगर रेडियो वाला फ्यूज़ ये लोग इस्तेमाल करते और ये लोग पकड़े जाते या मारे जाते या शहीद हो जाते तो उस सूरत में बम फाड़ने वाला कोई नहीं रहता। अगर टाइमर वाला लगाते और जो है वो इनकी टाइमिंग किसी वजह से आगे पीछे हो जाती तो वो क्या नाम है इसका, बम फट जाते और इनका अगर मिशन उस वक्त तक कंप्लीट नहीं हुआ होता तो फिर ये पकड़े जाते। लेकिन ये इनको पक्का पता था कि भाई सुबह से पहले पहले इनको मिशन मुकम्मल करके वहाँ से निकलना है। अगर सुबह से पहले पहले नहीं निकल सके तो पकड़े तो वैसे भी जाएंगे। तो इसलिए इन्होंने सुबह का टाइम मतलब तय करने के लिए फ़ोटो सेल के ज़रिए वो किया हुआ था। तो ये बम वगैरह लगा करके और जो है ना वहाँ से फिर आगे की तरफ जाते हैं। इनका जो है वो मिशन का पहला हिस्सा यूँ मुकम्मल हो जाता है। दूसरा मिशन का हिस्सा ये था कि उस बेस के ऊपर जो है ना इनको ये इन्फॉर्मेशन थी कि इंडिया ने बहुत बड़े पैमाने पे जो है ना मतलब अंडरग्राउंड एक बेस बनाई हुई थी इसी बेस के नीचे, कि जो ये इस बेस के ऊपर जो रनवे था और ये हेलीकॉप्टर्स और ये कार्गो जहाज़ जो थे ये सिर्फ एक कवर स्टोरी थी असल बेस को कवर करने के लिए। और वो असल बेस ये थी कि एक इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए जो है ना इंडियन फोर्सेस ने जो है वो यहाँ पे एक बहुत बड़ा जो है वो समझ लो सुपर कंप्यूटर्स का एक जाल बनाया हुआ था। और उसमें होता ये था कि जो पाकिस्तानी फोर्सेस की मिलिट्री के जो वो थे ना कम्युनिकेशन के सिग्नल्स वगैरह, रेडियो वगैरह के जो सिग्नल्स थे, तो वो सिग्नल्स वहाँ पे कैच किए जाते थे। और उन सिग्नल्स के जो भी चीज़ें कैच होती थी उनको फिर जो है वो कोड्स को डिकोड करने के लिए जो है ना इन्होंने सुपर कंप्यूटर लगाए हुए थे कि अगर किसी तरीके से पाकिस्तानियों कोड ब्रेक कर लें तो जो भी उनकी गुफ्तगू होगी वो ये लोग सुन करके और फिर वो समझ जाएंगे कि पाकिस्तानी आपस में क्या बात कर रहे हैं। अच्छा, इंडियंस को ये नहीं पता था कि पाकिस्तानी उनका कोड पहले ब्रेक कर चुके हैं।
तो इस वजह से जब इस बेस का पूरा प्लान वगैरह बन करके और इसकी पूरी कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी, तो वो जितनी भी कम्युनिकेशन होती थी इंडियन उस पे डिवाइसेस पे, तो पाकिस्तानी वो सारी कम्युनिकेशन सुन रहे होते थे और उनको पता होता था कि भाई वो क्या बात हो रही है, क्योंकि उनका कोड इन्होंने ब्रेक कर लिया था। और जो पाकिस्तानी जासूस थे इंडियन फोर्सेस के अंदर, वो भी जो है वो एक एक चीज़ की ख़बर पाकिस्तान पहुंचा रहे होते थे। तो इनको एग्जैक्टली ये पता था कि ज़मीन से कितने फिट नीचे जो है वो बेस है, और उस बेस के अंदर जो है वो कितने कमरे हैं अंडरग्राउंड बेस के अंदर, और उस बेस में कितने लोग मौजूद हैं अभी, और कितने कंप्यूटर्स हैं, और सारी चीज़ें ना। तो इनका प्लान ये होता है कि जो अंडरग्राउंड बेस है, उस बेस को पूरे को तबाह करने के बजाय उसके जो है ना, जो मेन पिलर्स हैं अंडरग्राउंड बेस के, उन पिलर्स को इन्होंने तबाह करना होता है, ताकि वो पूरी की पूरी बेस जो है वो बैठ जाए और वो अंदर के लोग जो हैं वो उसी में दफन हो जाए। तो एक एक आदमी को अलग अलग कत्ल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये लोग क्या करते हैं कि जो है ना, जहाँ से एंट्रेंस होती है उस अंडरग्राउंड बेस की, उस बिल्डिंग की तरफ जाते हैं। अच्छा, वो जो बिल्डिंग होती है उसको जो है वो ऐसे बनाया गया होता है कि बाहर से देखने पे वो ऐसा लगे कि जैसे ना एक वो ना, तो कि ऐसी मतलब जगह हो जहाँ पे बहुत सारे लोग एक साथ मौजूद हों, तो एक पब्लिक टॉयलेट बनाया हुआ होता है वहाँ पे। तो वो जो है वो अंडरग्राउंड बेस में जाने के लिए जगह, मतलब जो एंट्रेंस होती है उसको बाहर से जो है वो पब्लिक टॉयलेट की तरह बनाया हुआ था। तो ये लोग वहाँ पहुँचते हैं, उसके ना गेट पे जो है वो दो फौजी खड़े हुए होते हैं। तो इनका जो लोकल बंदों वाले जो कपड़ों में बंदा होता है, उसको ये लोग एक जगह छुपा देते हैं कि तुम यहाँ वेट करो। और वाइपर और चिकन जो है वो जाते हैं उन फौजियों की तरफ ना। वहाँ पे जैसे ही उनके करीब पहुँचते हैं, तो वो फ़ौजी इनकी तरफ देखते हैं कि ये दोनों कौन आ रहे हैं। तो ना वाइपर जो होता है वो उनकी तरफ हाथ उठा करके, मतलब जैसे वो ना कि जब आप किसी की तरफ जाते हैं तो सलाम करने के लिए जो है वो हाथ उठाते हैं कि हाँ भाई और क्या हाल है ये वो। तो वो हाथ उठा करके जो है ना बोलता है कि क्या नाम है इसका, और भाई क्या चल रहा है। तो जैसे ही वो ये बोलता है ना, तो वो दोनों फौजी जो है वो थोड़ा सा, उनकी बॉडी लैंग्वेज चेंज होती है कि मतलब ऐसा लगता है कि जैसे वो थोड़ा सा वो हो रहे हैं, सस्पिशियस हो रहे हैं इनके हवाले से। तो जो वो होता है चिकन जो होता है ना, वो फ़ौरन से अपना पिस्टल निकाल करके दोनों के सर पे ठक ठक एक गोली मारता है, और वो दोनों फौजी वहीं गिर जाते हैं। तो ये जो है वो जल्दी से आगे जाते हैं, उनकी दोनों को बॉडीज़ उसी कमरे का दरवाज़ा खोल के अंदर घसीट के ले जाते हैं। और जैसे ही बॉडीज़ अंदर लेकर के जाते हैं, इनके पीछे पीछे वो मंगूस जो होता है वो भी आ जाता है। तो अब जो है वो अंदर जा कर के ये लोग जो है ना देखते हैं कि यहाँ से नीचे जाने के लिए, यानी कि अंडरग्राउंड बेस में जाने के लिए एक लिफ्ट होती है। और उस लिफ्ट की एंट्रेंस के ऊपर एक बायोमेट्रिक स्क्रीन होती है कि जिस पे आप अपना हाथ रखेंगे वो आपका पूरा हाथ का प्रिंट लेगी, और उसके बाद आपको अंदर जाने देगी। तो अब ये देख कर के ये लोग रुक जाते हैं, क्योंकि इनकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट में ये इनको नहीं बताया गया था कि जो है वो ये बायोमेट्रिक से वो लिफ्ट कंट्रोल होती है। तो अब ये सोचते हैं कि हम लोग अंदर कैसे घुसें। तो ये जो है ना, क्या नाम है इसका, चिकन जो है वो उससे वाइपर से बोलता है, सर ये तो नया सीन हो गया, ये तो हमारी रिपोर्ट में कहीं नहीं था, तो ये क्या सीन है। तो उससे वाइपर बोलता है, हो सकता है कि ये इन्होंने नया सिक्योरिटी मेजर इंस्टॉल किया हो, तो हम तक इंटेलिजेंस पहुंची ना हो इसके लिए, मतलब इतना रीसेंट हो ये चेंज कि हम तक जो है वो ख़बर पहुंचने में, मतलब मौका नहीं मिला ख़बर को हम तक पहुंचने का। तो कहता है कोई बात नहीं, हम जो है वो मतलब ज़हनी तौर पे इस चीज़ के लिए तैयार हो के आए थे कि जो है वो कोई ना कोई इस तरह की आड़ी टेढ़ी चीज़ हमारे सामने आ सकती है, और हम इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। 20-25 मिनट इस पे लगाते हैं। अगर तो हम इसको बाईपास कर पाते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर हम जो है वो अपने दूसरे टारगेट्स की तरफ जाएंगे। कहता ठीक है। तो मंगूज़ और चिकन जो है वो गेट पे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि इंडियन फौजी वाला लिबास पहन करके, वो उसने मंगूज़ ने जो है वो लोकल वाला लिबास पहना हुआ था, तो वो फ़ौरन जो है वो अपना लिबास हटा करके जो इंडियन फौजियों वाला लिबास होता है वो पहन करके मंगूज़ और चिकन गेट पे खड़े हो जाते हैं बाहर। और जो वो होता है, क्या नाम है, वाइपर जो होता है, वो उस बायोमेट्रिक स्क्रीन का जो है ना पैनल खोल करके उसको बाईपास करने की कोशिश करता है कि जो है वो सिक्योरिटी सिस्टम किसी तरीके से बाईपास हो जाए।
अब जो है वो ये काम कर ही रहा होता है कि जो है ना अचानक से लिफ्ट की जो है वो आवाज़ आती है कि जैसे लिफ्ट ऊपर आ रही हो। अच्छा, अगर किसी के जहन में ये बात आ रही हो कि वो जो गार्ड्स जो जिनको मारा था इन्होंने, कत्ल किया था, जो गेट पे खड़े हुए थे, उनके हाथ से क्यों नहीं बायोमेट्रिक करके वो अंदर चले गए, तो चक्कर ये था कि ये इनको भी मालूम था कि वो जो आम फौजी हैं उनके पास अंडरग्राउंड बेस का एक्सेस लाजमी तौर पे नहीं होगा। जो अंडरग्राउंड बेस थी वो इंतहाई सीक्रेट बेस थी जिसका एक्सेस सिर्फ और सिर्फ चंद ख़ास लोगों तक था। तो इस अब वो आर्म से गार्ड्स थे, तो इसलिए जो है वो उनको पता था कि इनके पास इनका एक्सेस नहीं होगा। तो खैर उसको जो है ना, क्या नाम है इसका, वाइपर को जो है वो आवाज़ आती है अचानक कि जो है ना कोई एक लिफ्ट ऊपर आ रही है। तो ये जो है ना फ़ौरन जो है वो एक साइड पे हो जाता है और जल्दी जल्दी जो है वो जो बायोमेट्रिक पैनल जो होता है जिसकी स्क्रीन इसने खोल करके नीचे लटकाई हुई थी, वो फ़ौरन उसको उसकी जगह पे रखता है और सारी चीज़ें एक तरह करके, और जो इंडियन फ़ौजियों की लाशें होती हैं उनको इन्होंने पहले ही जो है वो एक कोने में करके जो है वो उसके ऊपर जो अपना वो नहीं था मोटा सा कंबल जिससे ये अपने आप को कवर करके आए थे, वो उनकी लाशों के ऊपर ढाँप चुके थे और ज़मीन पे जो खून वगैरह पड़ा था वो इन्होंने पोंछ करके उसी कंबल के नीचे डाल दिया था। तो ये एक साइड पे खड़ा हो जाता है ना लिफ्ट के दरवाजे के। तो लिफ्ट ऊपर पहुंचती है तो टन करके आवाज़ आती है और जो है ना जैसे नहीं छोटी सी एक बेल बजती है लिफ्ट कहीं पे रुकती है तो आवाज़ आती है और जो है ना लिफ्ट का दरवाज़ा खुलता है और अंदर से दो बंदे बाहर निकलते हैं। तो वो आपस में बातें करते हुए जा रहे होते हैं कि एक जो है वो दूसरे से कहता है कि गुरुजी, आज जो है ना मेरा कॉफ़ी पीने का बड़ा दिल चाह रहा है, तो अभी तो हमारी नीचे वाली कॉफ़ी मशीन पता नहीं कब लगेगी, तो अभी हम ऊपर आए ही हैं, तो हम जो है वो कॉफ़ी लेते हुए चलते हैं क्योंकि मेरा बड़ा दिल चाह रहा है कॉफ़ी पीने का ना। तो जो बेस का मेस है, मेस यानी कि कैंटीन को कहते हैं, वहाँ से कॉफ़ी लाजमी लेनी है। और अभी ऊपर आते हुए जो है वो मुझे उसने, क्या नाम है इसका, विक्रम ने भी कहा था कि उसका भी बड़ा दिल चाह रहा है कॉफ़ी पीने का, तो मुझे याद दिला दीजिएगा, मैं अपने लिए जब कॉफ़ी लूँ तो मैं उसके लिए भी कॉफ़ी ले लूँ। तो जिसको उसने गुरुजी कहा होता है ना, वो क्या है, वो उसको पलट के बोलता है कि क्या नाम है इसका, वसीम, तुम जो है वो ज़्यादा कॉफ़ी नहीं पिया करो, ज़्यादा कॉफ़ी पीना जो है वो नुकसानदेह है और तुम जो है ना मतलब किसी बीमारी से मरोगे। तो ये चौंक जाता है कि यार ये तो मुसलमान है। तो ये अपना पिस्टल निकाल चुका होता है और इसका इरादा यही होता है कि दोनों को जो है वो गोली मार देगा। तो जिसको गुरुजी कहा होता है ना, उसको ये फ़ौरन आगे पकड़ता है, आगे बढ़ता है और उसको जो है वो पीछे से हाथ डाल के गर्दन में जो है ना उसको पकड़ लेता है और उसके सर पे पिस्टल रख देता है। और जो वसीम होता है वो फ़ौरन चौंक जाता है कि ए तुम कौन हो, ये क्या कर रहे हो। तो ये फ़ौरन जो है वो पिस्टल उसी तरफ पॉइंट करता है, उसको कहता है खामोश रहो और बैठ जाओ ज़मीन पे, वरना जो है वो अभी गोली सर में मारूंगा और तुम हमेशा के लिए ठंडे हो जाओगे। तो जिसको गुरुजी बोला होता है ना, वो डर के मारे उसी वक्त पेशाब कर देता है। तो ये जो है ना गुस्से से उसको नीचे गिराता है और उससे पीछे हटता है, कहता है कि भाई थोड़ा सा तो कंट्रोल रखा करो अपने ऊपर। तो वो जो है विक्रम जो होता है, जिसको गुरुजी गुरुजी बोल रहा होता है, वो वसीम, तो वो कहता है कि भाई मुझे माफ़ कर दो, मुझे मारना नहीं, और जो है ना मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और ये वो ना। तो वो कहता है कि चुप करो, गुस्से से ना ये जो वो होता है, क्या नाम है इसका, वाइपर जो होता है, गुस्से से उसको बोलता है चुप करो, ज़्यादा बकवास की तो अभी जो है वो गोली मार दूंगा। तो उस पे जो है ना विक्रम जो होता है एकदम चुप हो जाता है। तो ये वसीम की तरफ मुड़ता है, ये वसीम से कहता है क्या नाम है तुम्हारा। कहता है सर मेरा नाम जो है वो वसीम अकरम है। तो कहता है अच्छा, वसीम अकरम नाम है तुम्हारा। कहता है जी सर। कहता है अच्छा, तो कहाँ के रहने वाले हो। कहता है सर मैं कश्मीर का रहने वाला हूँ। कहता है अच्छा, कश्मीर के रहने वाले हो, तो यहाँ क्या कर रहे हो। तो कहता है सर मैं जॉब करता हूँ यहाँ पे। तो कहता है कि तुम कश्मीर, वो क्या नाम है इसका, कश्मीर पे इंडियन फ़ौजियों ने कब्ज़ा किया हुआ है और वहाँ पे मुसलमानों पे जुल्म करते हैं और जो है वो उसके बावजूद तुम इंडियन फ़ौजियों का साथ दे रहे हो। तो कहता है सर मैं क्या करूँ, मजबूर हूँ मैं, और मैंने जो है वो उसमें इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी के अंदर जो है वो आला तालीम हासिल की है। तो इस टेक्नोलॉजी के ऊपर अभी इंडिया के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो फोर्सेस में ही काम हो रहा है और इस वजह से जो है वो मैं मजबूर हूँ, मुझे जॉब तो करनी है ना।
तो इस वजह से मुझे मतलब सिर्फ इन्हीं के पास नौकरी मिल सकी। तो वो कहता है कि तुम बाहर मुल्क नहीं जाके कर सकते थे कि? तो वो कहता है कि सर वो इंडिया के अंदर पाबंदी है कि कोई भी मुसलमान जिसने जो है वो किसी ऐसी टेक्नोलॉजी के अंदर पढ़ाई की हो कि जो मिलिट्री की चीज़ों में इस्तेमाल की जा सकती हो वो टेक्नोलॉजी, वो मुल्क से बाहर नहीं जा सकता। तो इस वजह से जो है वो मेरे पास और कोई चॉइस नहीं थी। कहता है अच्छा। तो ये जो है ना उसको कहता है वसीम को कि ठीक है तुम उल्टे होकर के लेट जाओ, दोनों हाथ पीछे करो। और विक्रम को भी कहता है कि जो है ना दोनों हाथ पीछे करो, तुम भी उल्टे होकर लेट जाओ। तो ये जल्दी से अपनी जेब से जो है वो प्लास्टिक की जो जिप टाइज होती हैं वो निकालता है और उससे दोनों के हाथ पीछे बांध देता है। और जो बाहर वो होते हैं मोंगूज़ और चिकन, उनको भी बोलता है कि तुम लोग भी अंदर आ जाओ। तो ये देखते हैं कि ये दो बंदे नीचे पड़े हुए हैं, तो ये उससे पूछते हैं कि सर ये ज़िंदा क्यों है? तो वो कहता है कि भाई ये जो है विक्रम जो है ये मुझे कुछ इनका इम्पोर्टेंट बंदा लग रहा है, तो इसको हम जो है ना कैदी बना के ले जाएंगे साथ। और ये दूसरा बंदा जो है वो ये वसीम है, तो ये मुसलमान है, तो मुझसे जो है वो उसको कत्ल नहीं किया गया। तो अंटिल एंड अनलेस ये हमारे लिए थ्रेट नहीं है तो हम इसको कुछ नहीं करेंगे। विक्रम को हम जो है वो ज़िंदा साथ लेके जाएंगे। तो विक्रम जो है ना वो रोने गाने लगता है कि सर मुझे माफ़ कर दें, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं तो कुछ भी नहीं जानता, मैं तो यहाँ पे जमादार हूँ। और जो है वो मैं तो जो है वो सिर्फ सफाई सुथराई करने के लिए आता हूँ, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। ये वसीम भाई को ले जाएं आप, वसीम जो है वो यहाँ पे इंचार्ज हैं इस पूरे जो है ना ऑपरेशन के, और ये वो ना। तो उस पे जो है वो वसीम जो है वो बोलता है विक्रम झूठ नहीं बोलो, तुम जो है वो हमारे वो सुपरवाइज़र हो, और ये जो है वो पूरी फैसिलिटी जो अंडरग्राउंड फैसिलिटी है ये तुम कंट्रोल करते हो। और मेरे ऊपर क्या डाल रहे हो? मैंने तो सच सच बता दिया था कि मैं तो सिर्फ एक टेक्नीशियन हूँ, असल सुपरवाइज़र तो तुम हो। तो उस पे जो है ना विक्रम जो है वो उसको गालियाँ देने लगता है वसीम को ना, कि तुम सारे मुसले जो है वो एक दिन जो है ना कुत्ते की मौत मारे जाओगे, और कर लो तुम मेरे साथ जो भी करना चाहो, मैं तुम्हें एक लफ्ज़ भी नहीं बताऊंगा। तो उस पे जो है वो क्या नाम है इसका, वो जो होता है क्या नाम है, वाइपर जो होता है वो उस पे जो है वो हंसना शुरू कर देता है। कहता है सब्र करो तुम्हारा नंबर भी आएगा, तो जब तुम्हारा टाइम आएगा तो फिर तुम जो है ऐसी रवानी से बोलोगे कि तुम खुद हैरान रह जाओगे। तो खैर ये उसके मुंह में कपड़ा ठूंसते हैं और जो है ना दोनों को वापस लिफ्ट में लेके जाते हैं। और उससे जो है ना विक्रम के जो है वो हाथ से क्या नाम है बायोमेट्रिक लिफ्ट को एक्टिवेट करते हैं, और जो है वो वापस नीचे जाना शुरू करते हैं। अच्छा, वसीम से नीचे जाते हुए लोग पूछते हैं कि वसीम इस अंडरग्राउंड बेस के अंदर अभी कितने लोग हैं? तो वसीम कहता है कि भाई हम दोनों के अलावा अभी 3 अफराद और हैं वहाँ पे। और अभी चूँकि ये इनिशियल स्टेजेस में था तो सारा साजो सामान आ चुका है और एक्टिव भी है, लेकिन जिन लोगों ने यहाँ पे काम करना था वो सारे के सारे अभी नहीं आए। उन्होंने मज़ीद आने में जो है वो उनको 2 हफ़्ते बाकी हैं। तो ये कहते हैं अच्छा ठीक है। तो कहते हैं कि भाई जो 3 अफराद अभी और हैं वो कौन है, उनमें से कितने मुसलमान हैं? तो वसीम कहता है कि भाई ये 3 अफराद अभी और हैं, इनमें से जो है ना कोई भी मुसलमान नहीं है, सारे हिंदू हैं। तो वाइपर उनसे कहता है कि भाई वो मतलब किस क्या रोल है उनका? तो वो कहते हैं कि बाकी के सारे लोग भी जो 3 और हैं वो भी मेरी तरह टेक्नीशियन ही हैं। तो कहते हैं कि ये फ़ौजी हैं क्या ये लोग? तो कहता है नहीं फ़ौजी नहीं है, सिविलियन टेक्नीशियंस हैं सारे के सारे। हम में से सिर्फ एक जो है वो मतलब फोर्सेस का है और वो ये विक्रम ही है। ये अपना इंडियन इंजीनियरिंग कोर का जो है वो है क्या नाम है इसका, लेफ्टिनेंट कर्नल। तो इसको जो है वो यहाँ पे तैनात किया गया था। तो विक्रम जो है वो गुस्से से है ना इसको घूर रहा होता है मुसलसल, क्योंकि वो बोल तो कुछ सकता नहीं था, डर के मारे उसकी हालत ख़राब हुई हुई थी और उसके मुंह में कपड़ा भी ठूंसा हुआ था। तो वो बस गुस्से से घूर रहा होता है वसीम को। तो ये जो है ना वाइपर वसीम से कहता है कि भाई देखो, 2 चीज़ें हैं कि तुम्हें जो है वो यहाँ से जो है वो हम ज़िंदा अगर छोड़ के जाते हैं तो तुम्हारे लिए और तुम्हारी फैमिली के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। और जो है ना क्या नाम है इसका, फिर जो है वो क्योंकि इंडियंस को समझ में आ जाएगा कि तुमको हमने ज़िंदा छोड़ दिया, तो वो यही समझेंगे कि तुम जासूस थे और इस वजह से हमने तुमको ज़िंदा छोड़ा है। तो हम उसका कुछ सद्देबाब करेंगे, लेकिन ये ज़हन में रखना तुम बात अपने। तो वसीम कहता है ठीक है, जैसे आप
मुनासिब समझें, और अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। तो ये लोग नीचे उतरते हैं, लिफ्ट खुलती है। लिफ्ट खुलते के साथ ही जो है ना, ये विक्रम को लेके जाते हैं थोड़ा सा आगे, और विक्रम से बोलते हैं कि भाई तुम्हारे मुंह से हम कपड़ा निकालने लगे, तुम जो है वो आवाज़ दे करके बुलाओ बाकी जो तीनों इंज वो है टेक्नीशियंस है ना, उनको इस कमरे मतलब विक्रम के ऑफिस में जाते हैं और वहाँ पे जा कर के बोलते हैं, क्योंकि अच्छा वो अंडरग्राउंड बेस थी तो उसके अंदर जो है ना वो अनाउंसमेंट सिस्टम लगा हुआ था कि जो अगर कि मिसाल के तौर पे सुपरवाइज़र को किसी को बुलाना है अपने पास, तो वो उठ करके तो जाएगा नहीं और अपने जगह से चिल्लाएगा नहीं। तो वो एक बटन प्रेस करेगा और एक माइक है, तो उसमें वो बोलेगा तो जगह जगह स्पीकर्स लगे हुए हैं, तो वहाँ से उसकी आवाज़ मतलब लाउड स्पीकर पे जाएगी। तो ये विक्रम के रूम में जाते हैं और विक्रम से कहते हैं कि भाई तुम जो है ना, ये जो बाकी तीन टेक्नीशियंस हैं उन तीनों को जो है वो अपने रूम में बुला लो। तो वहाँ जा कर के विक्रम के मुंह से कपड़ा निकालते हैं। तो विक्रम जो है वो कहता है कि मैं सिर्फ एक शर्त पे तुम्हारे साथ कोऑपरेट करूँगा कि तुम लोग मुझे ज़िंदा छोड़ दो और साथ लेके ना जाओ, और उसके बदले में जो है ना यहाँ पे जितने भी कोड्स वगैरह हैं ना, मैं तुम्हें बता दूंगा कि कोड्स कहाँ पे रखे हुए हैं यहाँ पे, जो इंडियन फोर्स से कम्युनिकेशन कोड्स हैं, तो वो तुम लोग ले जाओ, मुझे साथ लेके ना जाओ, ठीक है ना। तो उस पे जो है वो क्या नाम है, वाइपर जो होता है, जो टीम लीडर होता है, वो कहता है देखो मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूँगा, अभी मैं कोई वादा नहीं करता कि मैं तुमको लेके जाऊंगा या नहीं लेके जाऊंगा, तुम कोऑपरेट जितना करोगे उसकी बुनियाद पे ही मैं फ़ैसला करूंगा कि जो है वो तुम्हारे साथ क्या करना है आखिर में। तो विक्रम कहता ठीक है, तुम बेफिक्र रहो, मैं तुम्हारे साथ ऐसे इतना कोऑपरेट करूंगा कि तुमको जो है वो मुझे साथ ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ये है। तो वो कहता ठीक है। तो विक्रम जो है वो उस पे जो है वो अनाउंसमेंट सिस्टम के ऊपर लाउड स्पीकर पे आवाज़ देता है कि भाई क्या नाम है इसका। तो वो सबसे पहले आवाज़ देता है कि शंकर मेरे ऑफिस में आओ जल्दी से, मुझे तुमसे एक काम है। तो ये अनाउंसमेंट करके फिर वो माइक बंद करता है और फिर इनसे कहता है कि भाई एक एक करके बुलाते हैं इन लोगों को ताकि तुम लोग आसानी से इन पर काबू पा लो। तो उस पे जो है वो जो वो होता है वाइपर होता है, वो मुस्कुराने लगता है कि ये देखो ये अभी से जो है वो अपनी कोऑपरेशन साबित करके जो है वो कोशिश कर रहा है कि हम इसको छोड़ के चले जाएं। तो खैर वो शंकर जो है वो थोड़ी देर में दरवाजे पे नॉक करता है, कहता है सर मैं अंदर आ जाऊं। तो ये आवाज़ देता है अपना विक्रम जो है वो ये आवाज़ देता है कि हाँ आ जाओ। तो वो जैसे ही शंकर अंदर आता है फ़ौरन ही जो है ना वो वाइपर और मोंगूज़ उसको पकड़ लेते हैं और उसको भी ज़मीन पे पटक के हथकड़ी वो उससे जिप टाइस से उसके हाथ पीछे बांध करके उसको साइड में करते हैं। फिर विक्रम जो है वो दोबारा माइक खोलता है और आवाज़ लगाता है कि रोहित फ़ौरन मेरे ऑफिस में पहुंचो, तुमसे जो है वो एक चीज़ की डिस्कशन करनी है। तो जैसे ही ये अनाउंसमेंट ख़त्म होती है उसके जो है वो एक आध मिनट के अंदर ही जो है ना दरवाज़े पे नॉक होता है। तो ये आवाज़ देता है कि ठीक है अंदर आ जाओ। तो दरवाज़ा खुलता है और दरवाज़ा खुलने के बाद जो है ना वो एक के बजाय दो बंदे वहाँ पे खड़े हुए होते हैं। तो ये लोग ज़हनी तौर पे तैयार थे कि भाई एक बंदा आएगा, तब जब वो दो देखते हैं तो उसको तो रोहित को तो झपट के फ़ौरन पकड़ लेते हैं। जो तीसरा बंदा होता है वो रह जाता है। वो फ़ौरन जो है ना इन लोगों को देख करके पीछे हटता है और वापस जो है ना भागने की कोशिश करता है लिफ्ट की तरफ ना। तो मंगूस जो होता है वो अपना वाइपर और चिकन जो है वो जल्दी से जो है वो इसको पकड़ लेते हैं रोहित को, और नीचे गिरा करके उसको जिप टाइज बांध देते हैं। और मंगूस जो होता है वो भागता है उस तीसरे बंदे के पीछे ना। तो ये देखता है कि ये लिफ्ट की तरफ जा रहा है। तो मंगूस जो है वो अपने पिस्टल निकालता है और निशाना लेकर के उसके सीधे पैर का जो है वो घुटने पे गोली मारता है। तो उसका घुटना एकदम चकनाचूर हो जाता है, तो वो चीख करके नीचे गिरता है और जो है वो मंगूज़ उसको उसी ज़ख्मी टांग से घसीटता हुआ जो है वो वापस लेकर के आ जाता है। तो ये विक्रम जो है वो उसको तीसरे आदमी को जो ज़ख्मी होता है उसको कहता है कि मोहन तुम भागे क्यों थे। तो कहता है सर ये कौन लोग हैं और ये जो है वो मतलब हम इनको देख करके मैं डर गया था, मैंने कहा पता नहीं क्या मसला है, तो इसलिए मैं भागा। तो खैर बहरहाल ये उसको जो है वो बांध करके नीचे बिठाते हैं और उसकी जो है वो भरम पट्टी करते हैं जल्दी जल्दी। तो फिर जो है वो जो वो होता है वाइपर होता है वो विक्रम से कहता है तुम मेरे साथ आओ। वो विक्रम को लेके जाता है, उससे कहता है कि भाई मुझे बताओ कि कहाँ कहाँ जो है वो जो अंडरग्राउंड बेस है उसके मेन पिलर्स कहाँ कहाँ हैं।
तो विक्रम समझ जाता है कि ये जो है वो इस अंडरग्राउंड बेस को तबाह करने आए हैं और मेन पिलर्स के ऊपर बम लगा के उसको तबाह कर देंगे। तो अब यहाँ पे विक्रम की जो है ना नीयत ख़राब होती है। ये सोचता है कि यार अगर ऐसा ना हो कि ये लोग जो है ना मुझे ज़िंदा छोड़ दें और यहीं पे अंडरग्राउंड बेस में बांध के चले जाएं और बम लगा के इसको उड़ा दें, तो मैं भी मारा जाऊँगा इस चक्कर में। और उसके जहन में बार बार ये बात भी आ रही होती है, अगर ये लोग मुझे ज़िंदा छोड़ के चले गए तो जो है वो इंडियन फोर्सेस जब आएंगी यहाँ पे, तो वो फिर मुझे पकड़ के बोलेंगे कि भाई तुम में ऐसे कौन से सुर्ख आपके पर लगे हुए थे कि ये लोग तुम्हें ज़िंदा छोड़ के चले गए। तो वो सोचता है कि मुझे जो है ना किसी तरीके से इन लोगों को पकड़वा लेना चाहिए, तो मैं हीरो बन जाऊँगा और मुझे खूब जो है वो प्रमोशन भी मिलेगी और इनाम भी मिलेगा। तो था तो वो असल में इंडियन फ़ौजी ही, तो इस वजह से तो ये जो है ना अब सोच रहा होता है कि किसी तरीके से इनका मिशन नाकाम करवाए। तो ये कहता है चलो आओ मैं तुम्हें कॉलम्स पॉइंट आउट, कॉलम यानी कि पिलर्स को पॉइंट आउट करता हूँ, तुम जो है वहाँ पे अपना बम लगा लेना। तो क्या नाम है इसका, वाइपर जो है वो इसके साथ जाता है। तो ये एक एक करके जो है वो सारे टोटल 6 अंडरग्राउंड मेन पिलर्स थे उस बेस के ना, जिनके ऊपर जो है वो पूरी बेस की छत का लोड था। तो ये पॉइंट आउट कर देता है भाई ये वो हैं पिलर्स। तो वाइपर जो है वो उन तमाम पिलर्स के ऊपर जो है वो एक स्पेशल ये लोग एक्सप्लोसिव तैयार करके लाए थे, जो कि जो है वो शेप्ड चार्ज कहलाता है। यानी कि वो ऐसा एक्सप्लोसिव होता है कि जब वो फटता है ना तो वो एक ख़ास मतलब डायरेक्शन में अपनी सारी एक्सप्लोसिव फोर्स को जो है वो भेजता है। तो उससे जो है वो मतलब जितनी भी मोटी दीवार हो, जितना भी मोटा जो है वो टैंक का आर्मर हो, या जितने भी जो है वो मज़बूत चीज़ बनी हुई हो, तो वो उसको मक्खन की तरह काटते हुए निकल जाएगी। तो ये वो जो है वो एक्सप्लोसिव यानी कि वो बारूदी मवाद जो होता है वो लगाता है उन पिलर्स के ऊपर, और उन पे जो है ना ये लोग क्या नाम है इसका, एक ट्रिप स्विच लगाते हैं, ठीक है, कि जो रेडियो सिग्नल वाला, कि जैसे ही रेडियो सिग्नल मिले उन फ्यूज़ेस को, तो वो बम एक साथ सारे के सारे फट जाएं। तो ये जो है वो उससे जो है ना क्या नाम है, विक्रम जो है वो उससे कहता है कि ये देखो मैंने तुम्हारे साथ कोऑपरेट करके तुमको ये दिखा दिया, अब आओ मैं तुम्हें वहाँ लेके चलता हूँ जहाँ पे जो है वो सारे इंडियन फोर्सेस के जो है वो कम्युनिकेशन कोड्स मौजूद हैं। अच्छा, कम्युनिकेशन कोड्स का सीन ये होता है कि वो फार्मूले टाइप के होते हैं छोटे छोटे, कि भाई मिसाल के तौर पे अगर किसी ने जो है वो एक जुमला बोलना है रेडियो पे कि जी मुझे जो है वो आज बम्बई जाना है, ठीक है, तो उसमें जो है कम्युनिकेशन कोड्स में ये होता है कि भाई उसको जो है वो एक तरीका ये हो सकता है इस बात को कोड में करने का, कि जो अगर अंग्रेज़ी में कोई कह रहा है फॉर एग्ज़ाम्पल ये, तो उसमें अंग्रेज़ी के हर लेटर को जो है वो उसके अगले लेटर से रिप्लेस कर दिया जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई अंग्रेज़ी में कह रहा है कि आई हैव टू गो टू मुंबई टुडे, तो आई के बाद अंग्रेज़ी में जे आता है, ठीक है, तो आई की जगह पे वो जे बोलेगा। और हैव अगर है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो हैव के बाद का जो अल्फ़ाबेट होगा वो एच की जगह पे वो एच के बाद वाला अल्फ़ाबेट आ जाएगा। इसी तरीके से ए के बाद जो है वो ए के बाद यानी कि बी वाला अल्फ़ाबेट आ जाएगा। तो आई यानी कि एच ए वी ई हैव जो है वो एच की जगह पे आपने आई लगा दिया, ए की जगह पे बी लगा दिया, और वी की जगह पे जो है वो आप वो लगा देंगे, क्या नाम है इसका, डब्ल्यू लगा देंगे। तो और ई की जगह पे एफ़ लगा देंगे। तो आई बी और डब्ल्यू एफ़, तो आई बी डब्ल्यू एफ़ तो कुछ भी नहीं बनता। तो जो भी अगर कोई सुन भी रहा होगा कम्युनिकेशन, तो वो समझ नहीं पाएगा कि ये क्या बोला गया। तो ये बहुत बेसिक सी मिसाल है। तो इसके पूरे पूरे फार्मूले होते हैं कॉम्प्लेक्स किस्म के, कि जिससे जो है वो जो भी आप बात कर रहे होते हैं उसको कोड में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ताकि जो सुनने वाला हो उसकी समझ में ना आए। तो उसको समझने के लिए ये होता है कि इसकी हर कोड की एक की होती है, कि इसको डीकोड कैसे करना है वापस, यानी कि नॉर्मल ज़बान में समझने के लिए कैसे कन्वर्ट करना है। तो जिसको कम्युनिकेशन की जा रही होती है, जिससे बातचीत की जा रही होती है, उस एंड पे जो है वो एक की होती है उनके पास। उस की से वो वापस डिकोड करके नॉर्मल ज़बान में कन्वर्ट कर लेते हैं उस कम्युनिकेशन को। तो ये कहता है कि मैं तुमको जो है ना वो कीज़
जितनी भी है ना इंडियन फोर्सेस की, वो हमारे पास सेव्ड हैं, क्योंकि हमें सबसे कम्युनिकेट करना होता है, सबको पैगामात भेजने होते हैं और सबसे पैगामात रिसीव भी करने होते हैं। तो वो कीज़ मैं तुम्हारे साथ शेयर कर दूँगा, तो वो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, आओ लेके चलता हूँ। तो वो वाइपर जो होता है वो कहता है कि अगर तो तुमने मुझे सारी कीज़ दे दी, तो मेरा वादा है कि मैं तुमको ज़िंदा सलामत बग़ैर नुकसान पहुंचाए जो है वो यहाँ छोड़ के जाऊंगा। तो उस पे जो है ना विक्रम जो है वो समझ जाता है कि ये उसको बेस के अंडरग्राउंड बेस में ज़िंदा छोड़ करके जाएगा और फिर बेस को तबाह कर देगा, तो ये बेस के साथ ही मर जाएगा। तो विक्रम समझ जाता है कि ये इसके साथ गेम खेल रहा है। तो विक्रम दिल में सोचता है कि ठीक है बेटा, तू मेरे साथ गेम खेल रहा है, मैं भी तेरे साथ गेम खेलता हूँ, तू देखता जा, हल्का लिया हुआ है तूने। तो खैर ये एक रूम के अंदर जाता है, उस रूम के बाहर जो है ना टॉप सीक्रेट की एक तख्ती लगी हुई होती है। तो विक्रम जा कर के दरवाज़ा खोलता है, उसके पास चाबी होती है विक्रम के पास ना, दरवाज़ा खोलता है, अंदर जाता है और वाइपर को बोलता है कि देखो ये अलमारियों के अंदर सारे इंडियन मिलिट्री कोड्स की जो है वो कीज़ हैं, तो ये जो है वो तुम किस तरह लेके जाओगे, अब ये तुम्हारा मसला है। तो वाइपर जो है ना उसको कहता है कि वो तुम उसकी फ़िक्र नहीं करो, तुम मुझे मुझे अच्छा ये बताओ कि जितने भी कंप्यूटर्स और सुपर कंप्यूटर्स वगैरह यहाँ पे सेटअप किए गए हैं, उनकी पावर सोर्स कहाँ है। तो उनको चलाने के लिए बिजली भी कहीं ना कहीं आती होगी। तो उस पे जो है ना विक्रम कहता है कि भाई बाहर से जो है वो एक बिजली की लाइन है जो कि यहाँ अंडरग्राउंड बेस तक आती है, और वो जो है ना उससे इनको पावर सप्लाई होती है कंप्यूटर्स को, सुपर कंप्यूटर्स जितने भी हैं, तो उससे चलते हैं ये। तो ये जो है क्या नाम है, वाइपर उससे कहता है कि ठीक है, मुझे उन पावर लाइंस तक ले चलो। तो ये वहाँ तक जाते हैं, मतलब एक रूम तक लेके जाता है और वो कहता है कि ठीक है ये वाला रूम है, यहाँ से जो है वो मेन पावर लाइन आती है और फिर आगे डिस्ट्रीब्यूट होती है वायर्स के ज़रिए बिजली। तो ये वहाँ पे भी एक बम लगाता है। उसके बाद ये कहता है कि अच्छा मुझे जो है ना जो मेन सुपर कंप्यूटर है ना वहाँ लेके चलो। तो ये वहाँ जाते हैं और वहाँ जा कर के ये उसको विक्रम को बोलता है कि अब मैं तुमको बांध करके यहाँ पे बिठा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो है वो मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। मैं जो है वो यहाँ से बम भी लगाने हैं मुझे, और यहाँ से जो है वो कुछ हार्ड ड्राइव्स भी निकालनी है, जैसे हार्ड डिस्क होती है ना कंप्यूटर की। तो कहता है मुझे हार्ड डिस्क भी कुछ निकालनी है ले जाने के लिए, तो मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, तो मैं अभी तुम्हें यहाँ पे बांध के बिठा रहा हूँ। तो बेफिक्र रहो, मैं अपना वादा पूरा करूँगा, अगर तुमने कोऑपरेट किया तो तुमको कत्ल नहीं करूँगा मैं। तो वो विक्रम को जो है वो एक चेयर के ऊपर बांध के बिठाता है और उसकी आंखों पे पट्टी बांध के उसके मुंह पे कपड़ा डाल देता है, और जल्दी 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 पूरे जो है ना उस डेटा सेंटर के अंदर जितने भी सुपर कंप्यूटर्स वगैरह होते हैं उनको जो है वो बम लगाता है उनके अंदर, और जो है ना जो ख़ास ख़ास वो होते हैं ना सर्वर्स, उनकी हार्ड ड्राइव्स निकाल करके वो अपने पास रख लेता है। अच्छा उसके बाद जो है वो ये जो है क्या नाम है इसका जब अपना काम पूरा कर लेता है तो फिर ये विक्रम के मुंह से कपड़ा हटाता है और विक्रम के बोलता है चलो अब यहाँ से चलते हैं। तो ये उधर से बाहर निकलते हैं और जो है ना विक्रम से ये कहता है कि अच्छा अब ये बताओ कि क्या नाम है इसका, यहाँ पे वो कहाँ है, इमरजेंसी पावर के लिए जो तुम लोगों ने जनरेटर रखा हुआ है वो किधर है। तो विक्रम जो है वो चौंक जाता है, कहता है ये तुम्हें कैसे पता। तो उस पे जो है वो क्या नाम है इसका, वाइपर जो है वो कहता है कि भाई कॉमन सेंस की बात है, अगर आपने इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ बनाई है तो उसको मुसलसल बिजली की सप्लाई तो लाजमी चाहिए ही चाहिए। तो अगर जो है वो किसी वजह से एक्सटर्नल सप्लाई जो है, जो बाहर से बिजली की सप्लाई आ रही है वो कट जाए, तो एक बैकअप सप्लाई भी तो होगी ना। तो यहाँ पे अंडरग्राउंड बेस के अंदर बैकअप सप्लाई का एक ही ज़रिया हो सकता है कि आपने जनरेटर रखा हुआ हो, तो वो जनरेटर कहाँ है वो दिखाओ मुझे तुम। तो विक्रम जो है वो कहता है अच्छा ठीक है चलो। तो विक्रम उसको एक रूम की तरफ लेके जाता है, वहाँ पे एक बहुत जन्नाती साइज़ का जनरेटर रखा हुआ होता है। तो ये उस जनरेटर पे भी बम बम लगाता है। तो अब इसके पास थोड़े से बम रह गए होते हैं, तो ये कहता है ठीक है चलो वापस चलो अब चलते हैं। तो अब ये लोग जो है ना वापस उधर आ जाते हैं विक्रम के रूम में। तो ये लोग जो है ना क्या करते हैं कि जो है ना विक्रम कहता है कि अच्छा मेरे रूम के अंदर जो है ना एक सेफ़ है, और उस सेफ़ के अंदर जो है वो कुछ ख़ास वो हैं क्या नाम है इसका, फाइल्स हैं, तुम लोग वो भी चाहो तो वो भी ले जाओ, वो तुम लोगों के बहुत काम आएंगी।
तो ये क्या नाम है इसका, ये जो होता है वाइपर जो होता है वो कहता है किस चीज़ की फ़ाइल्स हैं, तो विक्रम कहता है कि उन फाइल्स के अंदर जो है ना इस बेस को मज़ीद एक्सपैंड करने के प्लान्स हैं, कि जब ये बेस एक दफ़ा मतलब ऑपरेशनल हो जाएगी और इसमें जो है वो मतलब काम शुरू हो जाएगा, तो कुछ अरसे बाद इस बेस को जो है वो अंडरग्राउंड ही खुदाई करके मज़ीद एक्सपैंड करके और बड़ा करके मतलब फैलाने का इरादा है। और जो है ना इसमें जो है वो मज़ीद कंप्यूटर नेटवर्क्स ऐड करके इससे काम लेने। तो उन एक्सपेंशंस के जो है ना पूरे पूरे प्लान्स हैं, तो वो तुम लोगों के बहुत काम आएंगे, अगर चाहो तो वो भी ले जाओ। तो उस पे जो है ना वो कहता है कि वाइपर कहता है कि वो प्लान्स हमारे किस काम के, हम तो इस बेस को तबाह करने के लिए आए। हमने तुम्हारे सामने पिलर्स के ऊपर बम लगाए, जब हम यहाँ से चले जाएंगे तो ये बेस तो जल के खाक हो जाएगी, तो कौन सी एक्सपेंशन, कहाँ की एक्सपेंशन। तो उस पे जो है ना विक्रम कहता है नहीं नहीं तुम समझे नहीं बात, कि भाई अगर ये बेस तुम लोग तबाह भी कर दोगे तो जो एक्सपेंशन प्लान्स मिलेंगे तुम लोगों को, उससे तुम लोगों को ये अंदाज़ा होगा कि बाद में अगर इंडियन फोर्सेस कहीं पे जो है वो कोई नई बेस बनाना चाहें तो वो किस पैटर्न पे बनाएंगे। कहता है अच्छा चलो ठीक है, जब हम यहाँ से जाने लगेंगे तो फिर हम वो प्लान्स निकाल लेंगे। तो ये टाइम देखते हैं, तकरीबन रात के जो है वो 4:30 बज चुके होते हैं, और इनको पता होता है कि भाई तुलुए आफ्ताब यानी कि सूरज जो है वो सुबह तकरीबन 6 बजे के करीब निकलेगा। तो इनके पास जो है वो कम व बेश जो है वो 1.5 पौने 2 घंटे होते हैं सूरज निकलने से पहले। तो ये जो है ना कहते हैं कि जी अब हम इंतज़ार करते हैं, जब अब 5:15 हो जाएंगे तो फिर हम यहाँ से निकलेंगे, ताकि हम अंधेरे अंधेरे के अंदर इस बेस के जो है वो उससे ना बाउंड्री से बाहर निकल जाएं, और उसके बाद फिर जो है वो सारी कार्रवाई हो। तो कहते ठीक है। तो उस पे जो है ना जो वाइपर होता है वो चिकन और मंगूस से कहता है कि भाई ये बाकी सारे बंदे जो है ना इन सबको तुम बाहर लेके जाओ, मैं विक्रम के साथ यहीं पे रुका हूँ, और जब टाइम हो जाएगा तो फिर मैं जो है वो विक्रम के सेफ से वो प्लान्स लेकर के आ जाऊँगा, और फिर हम आगे निकलते हैं। तो मंगूस और चिकन जो है वो अपना मोहन को और रोहित को और वसीम को और जो एक और बंदा जिसको इन्होंने पकड़ा था उसको जो है वो साथ ले करके लिफ्ट में चले जाते हैं, और फिर लिफ्ट से ऊपर निकल जाते हैं। नीचे जो है वो अपना विक्रम और वो रह जाते हैं, क्या नाम है इसका, वाइपर। तो अब ये लोग बैठे हुए होते हैं, तो विक्रम उससे कहता है वाइपर से कि सर एक बात तो बताओ कि तुम लोग क्या समझते हो कि अगर जो है वो ये मतलब मिशन नाकाम हो जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल तुम लोग पकड़े जाते हो, तो फिर मतलब तुम लोगों के साथ क्या किया जाएगा, इस चीज़ का तुम्हें अंदाज़ा है। तो उस पे जो है वो क्या नाम है वाइपर कहता है कि हाँ हाँ मुझे बखूबी अंदाज़ा है कि अगर मैं पकड़ा जाऊंगा तो मेरे साथ क्या होगा, बेफिक्र रहो तुम उसको। हमें अच्छी तरीके से मालूम है कि तुम लोग इंडियंस पाकिस्तानी कैदियों के साथ क्या सलूक करते हो। तो कहता है कि मैं विक्रम कहता है कि देखो अभी इस कमरे में मैं और तुम हैं खाली, और तुम्हारे साथी नहीं है, तो मैं तुमको एक ऑफ़र करता हूँ कि, और पूरी ज़िम्मेदारी के साथ ऑफ़र करता हूँ कि अगर अभी तुम सरेंडर कर दो और मुझे जो है वो इंडियन फोर्सेस को ख़बर करने दे दो, तो तुम्हारे साथी तो कैद हो जाएंगे, ठीक है, और उनको जो है वो कैदी बना लिया जाएगा, लेकिन तुमको जो है ना क्या नाम है इसका, और तुम डिफेक्ट करके यानी कि हमारी साइड ज्वाइन कर लो, तो तुमको जो है वो हम जो तुम मांगोगे तुमको जो है वो मिलेगा। अगर तुम्हें दौलत चाहिए तो हम तुम्हें दौलत देंगे, तुमको जो है वो बेहतरीन से बेहतरीन बंगले और घर देंगे, और तुम जिस दुनिया के मुल्क में बोलोगे तुम्हें वहाँ पे सेटल कराएंगे। अगर तुम जो है वो बोलोगे तो तुम्हें बेहतरीन गाड़ियाँ दी जाएंगी, जो तुम मांगोगे तुमको मिलेगा। क्योंकि ये जो बेस जिसको तुम तबाह करने के लिए आए हो, ये हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेसिस में से है, और हमने इस तरह की कई बेसिस बनानी है पूरे पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ साथ, और ये उस सिलसिले की पहली कड़ी है। अगर यही नाकाम हो गई तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। और ये हम अकेले नहीं बना रहे, ये बेस हम इसराइली इंटेलिजेंस के साथ उनकी कोऑपरेशन से बना रहे हैं। ये सारा इक्विपमेंट जो तुम देख रहे हो ये इसराइली इंटेलिजेंस ने हमें सप्लाई किया है।
तो अगर ये पहली बेस ही नाकाम हो गई तो फिर इसराइली इंटेलिजेंस हमें दोबारा जो है ना वो मतलब इतना महंगा इक्विपमेंट देगी नहीं। तो वो पहले ही जो है वो हम लोगों को इतना ज़लील करते हैं कि कहते हैं कि जो है वो तुम लोग पाकिस्तानियों से सही से मुकाबला नहीं कर सकते। तो ये हमें जो इतना इक्विपमेंट मिला है वही हमें उन्होंने इतना ज़लील करके दिया है। अगर तुम लोग पहली ही कोशिश पे इस तरह मतलब तबाह कर दोगे तो हमारे लिए बड़ी ज़िल्लत होगी पूरी दुनिया के अंदर। तो जो वो होता है वाइपर होता है, ये बात सुन कर के वो उठता है, विक्रम के पास आता है और उसकी जो है ना हाथ की जो है वो जो सीधे हाथ की जो सबसे छोटी उंगली होती है उसको पकड़ता है और अपना खंजर निकाल के वो उंगली काट देता है। तो विक्रम जो है वो दर्द से चिल्लाना शुरू कर देता है, कहता है ये क्या किया तुमने, मेरी उंगली क्यों काट दी। तो उस पर वाइपर कहता है कि तुमने मुझे जो है वो इंडियन साइड ज्वाइन करने के लिए कहा, ये उसके बदले में है, ठीक है। तो जितनी दफ़ा तुम मुझे इस तरह की कोई आड़ी टेढ़ी ऑफ़र करोगे या डेढ़ोशियारी करने की कोशिश करोगे उतनी दफ़ा मैं तुम्हारे जो है वो जिस्म से एक उंगली काटूंगा। तो ये पहला मौका था तो इसलिए मैंने एक उंगली काटी है। तो और फिर वो अपने जो है ना जेब से उसको एक पट्टी निकाल के देता है, ये लो अपने हाथ की मरहम पट्टी कर लो और चुप करके बैठ जाओ खामोशी से। तो विक्रम जो है ना जल्दी जल्दी अपने हाथ की मरहम मरहम पट्टी करता है और दर्द और गुस्से की वजह से जो है ना एकदम ही काँप रहा होता है ये। तो ये दिल में सोच रहा होता है कि बेटा तू सब्र कर, मुझे मौका मिले फिर मैं तुझे बताता हूँ। तो ये जो है ना फिर घड़ी की तरफ देखता है ये, तो काफ़ी देर हो चुकी होती है, फिर 5 बजने वाले होते हैं। तो ये विक्रम जो है वो उससे वाइपर से कहता है ठीक है भाई देखो तुम लोगों के निकलने का टाइम होने वाला है, वो सेफ़ खोल के वो फाइल्स निकाल लो ताकि हम यहाँ से बाहर निकलें, ताकि तुम लोग जा सको और तुम लोग रवाना हो और मैं फिर जो है वो आज़ाद हो सकूँ। तो वाइपर कहता है ठीक है, तो खोलो तुम उसको, सेफ़ को, और अगर कोई भी होशियारी की तो फिर उसको वो उसकी कटी हुई उंगली दिखाता है, कहता है ये उंगली याद रखना, फिर तुम्हारे पास और भी बहुत सारी उंगलियां हैं। तो वो कहता है बेफिक्र रहो मैं कुछ भी नहीं करूँगा। तो सेफ़ जो होता है वो भी बायोमेट्रिक सेफ़ होता है, उस पर ये अंगूठा जो है वो लगाता है उसके लॉक पे, तो सेफ़ खुल जाता है। जैसे ही सेफ़ का लॉक अनलॉक होता है तो वो जो होता है वाइपर जो है वो विक्रम को कॉलर से पकड़ करके पीछे घसीटता है और बोलता है कि चेयर पे बैठो, और चेयर पे उसको उससे ना जिप टाइट से बांध देता है और लॉक उस पर सेफ़ के पास जाता है और सेफ़ का दरवाज़ा खोलने लगता है। फिर अचानक खोलते खोलते रुक जाता है और सेफ़ के साइड पे खड़ा होता है कि जैसे सेफ़ के सामने ना हो वो, और सेफ़ के साइड पे खड़ा होकर के हाथ लंबा करके सेफ़ का दरवाज़ा खोलता है। जैसे ही सेफ़ का दरवाज़ा खोलता है ना तो एक ढज़ मतलब ज़ोर से पिस्टल चलने की आवाज़ आती है। तो पता लगता है कि सेफ़ के अंदर एक पिस्टल फिट किया गया था कि अगर कोई जो है वो सेफ़ के सामने खड़ा होकर के वो पिस्टल मतलब वो सेफ़ का दरवाज़ा खोलेगा तो वो पिस्टल चलेगा और उसको गोली लग जाएगी। तो उस पे जो है ना वाइपर जो है वो विक्रम की तरफ देखता है और मुस्कुराता है और बोलता है कि ये टेक्निक बहुत पुरानी हो गई मियाँ, नया लाओ कुछ मार्केट में। तो विक्रम जो है ना वो बुरा सा मुंह बना करके खामोश रहता है, कुछ बोलता नहीं है। तो फिर वाइपर जो है वो सेफ़ के अंदर देखता है तो वो जो पिस्टल लगा हुआ होता है वहाँ से उसमें एक ही गोली होती है, वो पिस्टल पीछे चलने के बाद लॉक हो चुका होता है। तो वो उसको इग्नोर करता है पिस्टल को और वो देखता है फाइल्स वगैरह ना, तो वो देखता है सेफ़ के अंदर जो है वो पैसों नोटों की जो है वो 3-4 गड्डियाँ रखी हुई होती हैं और जो है वो फाइल्स रखी हुई होती हैं कुछ। तो वाइपर जो है वो फाइल्स की तरफ हाथ बढ़ाता है तो विक्रम कहता है कि नोट नहीं उठाओगे। तो उस पे जो है वो वाइपर पलटता है, कहता है कि नोटों का मैं क्या करूँगा, मतलब मेरे किस काम के नोट। तो कहता है कि भाई वो पैसे हैं, तो पैसे छोड़ दोगे तुम। कहता है मैं यहाँ पे लूट मार करने थोड़ी आया हूँ, मैं तो यहाँ पे जो है वो अपने मुल्क के दुश्मन को नुकसान पहुँचाने आया हूँ। तो अगर नोट मैंने उठा लिए और लूट मार कर ली तो मुझ में और तुम में क्या फ़र्क रह जाएगा। तो ये बोल करके जो है ना वो फाइल्स की तरफ हाथ बढ़ाता है और एक एक करके फाइल्स उठाना शुरू करता है। तो पहली फ़ाइल उठा करके उसको खोलता है तो वो पता लगता है कि जी वाकई में वो एक्सपेंशन प्लान्स जो होते हैं अंडरग्राउंड बेस के वो उसकी फ़ाइल थी। तो वो फ़ाइल जो है ना अपने सामने टेबल पे रखता है और उसकी जेब में एक छोटा सा कैमरा होता है, वो कैमरा निकालता है और उस कैमरे से जो है वो उस फाइल्स के सारे जो है वो पेजेस की तस्वीरें खींच लेता है
उसके बाद फिर दूसरी फ़ाइल निकालता है। ये दूसरी फ़ाइल जो होती है वो जितने भी इंडियन एजेंट्स जो हैं जो उस सेक्टर के ज़रिए मतलब उस एरिया से गुज़र के पाकिस्तानी एरिया में दाखिल हुए थे, उन इंडियन एजेंट्स के जो है ना मतलब जासूसों के रेडियो कोड्स थे कि किस तरीके से उनसे कांटेक्ट किया जा सके, किन रेडियो फ्रीक्वेंसीज़ पे उनका जो है वो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और उनका कॉल साइन क्या है, यानी कि वो किस नाम से पुकारे जाते हैं और कहाँ-कहाँ उनके असाइनमेंट है। तो ये सारी तफ़सीलात उसमें मौजूद थी। तो वो उन पेजेस की भी तस्वीर खींच करके अपने पास रख लेता है। फिर तीसरी फ़ाइल जो आखिरी फ़ाइल होती है, वो पड़ी हुई होती है। तो ये उसको उठाता है, जैसे ही उठाता है तो उस फ़ाइल के नीचे जो है ना एक छोटा-सा स्विच होता है, वो एक्टिवेट होता है और पूरी जो अंडरग्राउंड बेस होती है ना, उसमें ज़ोर-ज़ोर से सायरन बजने लग जाते हैं और सारी लाइटिंग जो है वो बंद हो जाती है, यानी कि अंधेरा घुप अंधेरा हो जाता है और ज़ोर-ज़ोर से सायरन बज रहा होता है। तो ये फ़ौरन जो है वो पलटता है विक्रम की तरफ, जो है वो मतलब अपनी टॉर्च निकाल के विक्रम की तरफ रोशनी मारता है, तो देखता है विक्रम जो है वो हँस रहा है खूब ना, वो ज़ोर-ज़ोर से हँस रहा है। कहता है कि तुमने जो है वो हल्का लिया हुआ था हमें, हम जो है वो तुम्हारे भी बाप हैं। हमने जो है वो इसके अंदर ये ट्रिक स्विच लगाया हुआ था कि कोई अगर इस तरह इस फ़ाइल आखिरी फ़ाइल को उठाए तो पूरी बेस पे अलर्ट हो जाए। और अब जो है वो ऊपर के जो बेस है, जो ओरिजिनल सरफेस पे जो बेस है, उसमें भी जो है वो सारे अलर्ट हो चुके होंगे और जो है वो जैसे ही तुम लोग ऊपर पहुंचोगे तो तुम लोग जो है वो सारे पकड़ लिए जाओगे। तो ये अपना वाइपर जो है वो थोड़ी देर तक उसकी शक्ल देखता रहता है विक्रम की, उसको कहता है अच्छा ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम जो है वो तुम्हारी तरह मौत से नहीं डरते। हम जो है वो ये ज़हनी तौर पे इस चीज़ के लिए तैयार होकर के आए थे कि क्या नाम है इसका, अगर हम जो है वो कामयाब हो गए तो हम गाज़ी होंगे और अगर हम नाकाम हो गए तो अब लड़ते लड़ते जो है वो शहीद हो जाएंगे। शहादत के बाद तो वैसे भी फ़ायदा ही फ़ायदा है हमारा। तो ये जो है ना बोल करके उसके विक्रम के मुंह पे टेप लगाता है अच्छी तरीके से, और विक्रम को जो है वो जिस चेयर के ऊपर बांधा हुआ था ना, उसी चेयर के ऊपर मतलब उसमें जो पहिए लगे होते हैं उसके ऊपर वो रोल करता हुआ लिफ्ट की तरफ ले आता है। अच्छा, जैसे ही लिफ्ट तक पहुंचता है तो अचानक लिफ्ट खुलती है और देखता है कि जो है ना वहाँ पे मंगूस खड़ा हुआ होता है। वो कहता है सर ऊपर बेस पे सायरन बज रहे हैं और हमने बाहर झांक के देखा था तो सारे फौजी जो है ना वो आकर के जो है वो उन्होंने जो एंट्रेंस थी इस अंडरग्राउंड बेस की उसको चारों तरफ से घेरे में ले लिया है, हमारे पास बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। तो वो कहता है फ़िक्र नहीं करो उसकी, मेरे पास उसका भी प्लान है। तो ये लोग जो है ना जाते हैं लिफ्ट के अंदर दाखिल होते हैं। अच्छा, लिफ्ट में दाखिल होने से पहले जो है ना जो वो होता है वाइपर जो होता है, वो मंगूस से कहता है कि भाई तुम इसको विक्रम को लेके ऊपर जाओ, मुझे ज़रा एक काम करना है, ऊपर जा कर के तुम बाहर निकलना और लिफ्ट को नीचे भेज देना। तो वाइपर जो है वो फिर अच्छा मंगूस जो है वो विक्रम को लेके ऊपर चला जाता है। वाइपर क्या करता है, लिफ्ट का जो नीचे वाला जो एंट्रेंस के ऊपर बायोमेट्रिक पैनल होता है ना जिससे कंट्रोल करके लिफ्ट खुलती थी, उसको खोलता है और उसमें जो है वो एक स्विच लगाता है और उसको जो है वो बंद कर देता है पैनल को, और फिर इंतज़ार करता है जैसे ही लिफ्ट नीचे आती है, लिफ्ट में दाखिल होता है और फिर लिफ्ट से ऊपर चला जाता है। ऊपर जाने के बाद जो है ना ये लोग क्या करते हैं कि जो क्या नाम है इसका, इन्होंने टेक्नीशियंस जितने भी पकड़े थे उनको जो है ना ये लोग बांध बूंद करके लाइन से जो है वो बिठाते हैं वहाँ पे। और जो दरवाज़ा होता है इस रूम के अंदर, जिसमें मतलब जहाँ से लिफ्ट होती है उस रूम के अंदर एंट्रेंस का जो दरवाज़ा होता है उस पर ये लोग एक ट्रैप लगाते हैं कि ट्रैप एक्सप्लोसिव के साथ, कि जैसे ही कोई दरवाज़ा खोले तो धमाका हो जाए। और जो है ना जो टेक्नीशियंस होते हैं उनको ये लोग बोलते हैं कि भाई तुम लोग जो है वो यहाँ पे खामोशी से बैठे रहो, और क्या नाम है इसका, जैसे ही जो है वो हम लोग जो है वो वापस नीचे जा रहे हैं और इन लोगों को ख़बर कर देना कि नीचे आने वाले जो है वो ये सोच के आएँ कि वापस ऊपर आने के लिए उनके पास कोई रास्ता नहीं होगा, ठीक है ना। और वसीम से ये लोग कहते हैं कि वसीम, तुमको अगर हम यहीं छोड़ देंगे तो ये तुमको गिरफ़्तार कर लेंगे, तुम्हारे पास ये आखिरी मौका है, तुम अगर चाहो तो हमारा साथ दो, चाहो तो जो है वो तुम इंडियन फोर्सेस का साथ दो, तो तुम्हारी मर्ज़ी है। अगर तुम हमारा साथ देते हो तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो मुजाहिदीन का नेटवर्क है उसके ज़रिए तुम्हारी कश्मीर में जो फैमिली है उसको वहाँ से हम बाहिफ़ाज़त निकाल लें,
ताकि उनको ये लोग नुकसान ना पहुंचा सकें। तुम हमारे साथ पाकिस्तान चलो, वहाँ पे तुम आज़ाद ज़िंदगी गुजारोगे। तो वसीम कहता है हाँ हाँ बिल्कुल मैं तैयार हूँ उस चीज़ के लिए। तो वो कहता है ठीक है। फिर जो है ना, जो वाइपर होता है वो मंगूस को और चिकन को बोलता है कि ठीक है तुम लोग वसीम को लेकर के नीचे जाओ, और एक जो है ना, जो बैकपैक होता है इसका, जो उसने पीछे पहना हुआ होता है, जिसमें इसके कैमरा वगैरह, जिससे उसने तस्वीरें वगैरह खींची होती हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं, वो चिकन को देता है और चिकन से कहता है कि अब से जो है वो इस टीम को तुम लीड कर रहे हो, मैं जो है वो यहाँ पे लास्ट स्टैंड लूँगा और मेरी पूरी कोशिश होगी जितनी देर तक मैं इनको रोक सकूँ मैं रोक के रखूँ, और जब मैं शहीद हो जाऊँगा तो फिर ये नीचे आएंगे तुम्हारी तरफ, फिर इनसे लड़ना तुम्हारी ज़िम्मेदारी होगी। तो ये जो है ना, मंगूस और चिकन जो है वो उससे हाथ मिलाते हैं, उससे गले मिलते हैं वाइपर से, और उसको सलाम करके लिफ्ट में जाते हैं और नीचे चले जाते हैं। और जो है ना, वाइपर जो होता है वो दरवाजे के साइड पे एक पोजीशन संभाल लेता है कि जैसे ही कोई अंदर आएंगे ये लोग इंडियन फौजी, तो फिर उनको एक एक करके मारना शुरू करेगा। तो वाइपर जो है वो पोजीशन संभाल के बैठ जाता है और जो है ना इंतज़ार करने लगता है। तो विक्रम जो है वो फिर वाइपर से कहता है देखो अभी भी मौका है, तुम हथियार डाल दो, और क्योंकि यहाँ से बच के तो तुम लोग जा नहीं सकते, क्यों अपनी ज़िंदगी ज़ाया कर रहे हो। तो उस पे जो है ना विक्रम कहता है कि अपनी उंगली भूल गए तुम क्या। तो उस पे जो है ना विक्रम खामोश हो जाता है। तो और जो है ना फिर वाइपर जो है वो विक्रम के मुंह पे दोबारा से टेप लगा देता है और जो है वो उसको बोलता है अब चुप करके बैठे रहो बाकी सारे के सारे। तो इतनी देर में जो है ना मंगूज़ और चिकन जो है वो ये लोग नीचे पहुंचते हैं। नीचे पहुंचते के साथ ही जो है ना मंगूज़ चिकन को जो है ना एक वो देता है, लिफाफा देता है। तो चिकन कहता है ये क्या है। तो मंगूज़ कहता है कि ये वाइपर ने जो है वो मुझे मिशन पे जब हम लोग आ रहे थे तो उस टाइम पे ये लिफाफा दिया था और बोला था कि मिशन में एक मौका आएगा कि मैं तुमको ये लिफाफा दूंगा, मतलब ये लिफाफा जो मैं तुमको दे रहा हूँ, तो वो जो है ना तुम खोल करके तुम सॉरी खोलना नहीं, तुम जो है ना ये लिफाफा चिकन को दे देना। तो कहता है कि अब वो मुझे अंदाज़ा हो गया कि ये मौका है, क्योंकि जब मैं वाइपर से गले मिल रहा था तो वाइपर ने जो है वो मुझे कान में कहा था कि एनवेलोप याद रखना, यानी कि लिफाफा याद रखना। तो ये मौका है कि मैं लिफाफा तुमको दे दूँ। तो वो चिकन जो है वो जल्दी से वो लिफाफा खोलता है और लिफाफे के अंदर वो देखता है कि ना अंडरग्राउंड बेस का जो है वो सारा प्लान्स पहले से मौजूद होते हैं। तो ये बड़ा हैरान होता है कि अच्छा ये बेस के प्लान्स हमारे पास मौजूद थे, तो फिर हम विक्रम का सेफ़ हमें खोलने की क्या ज़रूरत थी। तो खैर उसमें जो है ना प्लान्स के अंदर जो पूरा नक्शा होता है अंडरग्राउंड बेस का, उसमें जो है वो एक जगह हाईलाइट की हुई होती है और उस पे लिखा हुआ होता है एग्ज़िट। तो ये जगह हाईलाइट जो की हुई होती है ना, वो गौर से देखता है तो वो लिफ्ट नहीं होती। तो वो कहता है कि अरे इस पे तो एक एग्ज़िट मार्क हुआ हुआ है। तो कहता है मंगूस से कहता है जल्दी जाओ ऊपर और जा कर के जो है ना उसको बुला लो, क्या नाम है इसका, वाइपर को बुला लो कि हम साथ निकलते हैं फिर। तो मंगूस जो है वो चिकन को देखता है थोड़ी देर तक, कहता है कि तुम्हारा क्या ख्याल है, वाइपर को नहीं पता होगा कि जो है वो एक और एग्ज़िट मौजूद है। तो ये लिफाफा मुझे वाइपर नहीं दिया था, याद है ना। तो कहता है हाँ, तो फिर वाइपर ऊपर क्या कर रहा है। तो कहता है कि वाइपर हमें जो है वो चांस दे रहा है ऊपर जा कर के, मतलब वहाँ पे रुक कर के, कि वो दुश्मन को वहाँ पे रोक के रखेगा ताकि हम यहाँ से ज़िंदा बच निकल सकें। तो कहता है कि फिर हम वाइपर को छोड़ के क्यों जाएं, हम जब सारे निकल सकते हैं तो हम वाइपर को भी ले जाते हैं। तो कहता है कि भाई इसमें भी कोई ना कोई हिकमत होगी, तुम जो है वो क्या नाम है इसका, ज़्यादा सोचो नहीं इस चीज़ को और चलो हमारे निकलते हैं हम लोग ना। और हमारे साथ अब हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ वसीम भी है। तो हमें जो है वो इसको भी लेके निकलना है और हमारी अभी दोहरी ज़िम्मेदारी है कि हम वाइपर ने यहाँ से जो इंटेलिजेंस गैदर की है, यानी कि जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की तस्वीरें वगैरह खींची हैं और जो हार्ड ड्राइव वगैरह यहाँ से निकाली हैं, वो हमें पहुँचानी है फोर्सेस तक अपने, यानी कि कमांडर्स तक पहुँचानी है। दूसरा ये कि वसीम जिसने हमारा साथ दिया है, हमें वसीम की फ़ैमिली को भी जो है वो ज़िंदा बाहर निकालना है और वसीम को भी यहाँ से ज़िंदा निकालना है। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब वाइपर नहीं है, अब ये दोनों चीज़ें। तो कहता है अच्छा। तो खैर ये जो है ना फिर क्या नाम है इसका, जाते हैं उस पॉइंट पे जाते हैं जो एग्जैक्ट मार्क हुआ हुआ होता है मैप पे ना। तो वहाँ पे जाके देखते हैं कि अंडरग्राउंड बेस होती है ना, तो उसमें एग्जॉस्ट के लिए वेंट्स लगे हुए होते हैं कि एयर की फ़िल्ट्रेशन वगैरह के लिए ना, कि एयर फ्रेश रहे।
कि अगर चारों तरफ से सील्ड रखते तो फिर वो घुटन होने लगती कुछ अरसे के बाद, ऑक्सीजन वगैरह की सप्लाई का मसला होता। तो उसमें जो है ना एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम लगा हुआ था कि वो सरफेस से एयर लेकर के उनको एक फ़िल्टर से गुजार करके जो है वो बेस के अंदर एयर फेंकी जाती थी, और फिर बेस की जो पुरानी हवा होती थी उसको जो है वो फ़िल्टर से गुजार के वापस सरफेस पे फेंक दिया जाता था। तो वो जो एयर वेंट्स होते हैं ना, उनसे बाहर निकलने का रास्ता था। तो ये लोग जो है वो तीनों के तीनों अंदर दाखिल होते हैं वेंट्स के अंदर और ऊपर की तरफ जाने लगते हैं। उसमें जो है वो सीढ़ी लगी हुई होती है ऊपर की तरफ जाने के लिए, तो ये ऊपर चढ़ने लगते हैं। तो ऊपर पहुंचते हैं, तो ऊपर पहुंच करके चिकन जो है वो अपनी घड़ी चेक करता है। तो उस पे जो है ना वो क्या नाम है इसका 5:30 होने वाले होते हैं। तो ये जो है ना उसको कहता है मंगूज़ को कि भाई फजर का टाइम करीब हो गया और एक्सप्लोजिव्स जो है ना हमारे फटने वाले होंगे, तो हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहिए अब। तो ये लोग जब सरफेस पे निकलते हैं ना, तो ये देखते हैं कि ये लोग जो जिस टावर से ये लोग अंदर दाखिल हुए थे ना, उसी टावर के एकदम बराबर में जो है वो ये एयर वेंट्स का एग्ज़िट था। तो उस टावर को चूज़ ही इसी बुनियाद पे किया गया था कि बाहर निकलने के लिए जो है वो एयर वेंट्स वाला रास्ता इस्तेमाल किया जाएगा, और वो उसी टावर के बराबर से निकलेंगे तो फ़ौरन ही उसमें दाखिल हो जाएंगे। और जो लिफ्ट वाली जगह के ऊपर जो वो था, वाइपर ने जो जा कर के वहाँ पे मोर्चा बनाया था, वो बेसिकली एक डिस्ट्रैक्शन था कि सारी फोर्सेस और सबका ध्यान जो है वो उस जगह पे हो, और इधर किसी का ध्यान नहीं होगा तो ये लोग निकल सकें आसानी से। तो इतने में जो है ना ये देखते हैं कि जो है ना जैसे ही बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि उधर जो है वो जो लिफ्ट वाली जगह होती है उसके ऊपर फायरिंग शुरू कर दी होती है इंडियन फोर्सेस ने ना, और अंदर से भी जवाबी फायरिंग हो रही होती है और बाहर फौजी मर मर के गिर रहे होते हैं। तो ये जो है वो बड़े अफसरदगी के साथ जो है वो टावर के अंदर चढ़ते हैं, फिर टावर के से दूसरी तरफ नीचे उतरते हैं, और जो है ना फिर क्रॉल करके और वसीम को भी साथ लेकर के क्रॉलिंग करते हुए जो है वो ये लोग वापस उस टीले तक पहुंच जाते हैं जहाँ पे जो है वो इन्होंने अपना सामान छुपाया था। तो वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ देखते हैं कि जिस बंदे ने रस्सी नीचे उतारी थी टावर से, वो वहीं पे बैठा हुआ होता है। तो ये उससे मिलते हैं, उससे वो उनसे पूछता है कि क्या नाम है इसका, वाइपर कहाँ है। तो ये जो है मंगूज़ कहता है कि जो है ना वो नहीं आएगा। तो वो कहता है ठीक है मैं समझ गया। तो ये जो चिकन उससे कहता है कि तुम हो कौन। तो वो कहता है कि मैं कौन हूँ ये तुम्हारा मसला नहीं है, और क्या नाम है इसका मैं कौन हूँ ये तुम्हारा मसला नहीं है, और तुम्हारा अभी मसला ये है कि तुम यहाँ से जल्द बाहर निकलो, क्योंकि बहुत जल्द जो है वो इंडियन फोर्सेस का एक बहुत बड़ा जो है वो कॉन्वॉय यहाँ पहुँचने वाला है। क्योंकि यहाँ पे फोर्स रेड अलर्ट जब हो गया तो इन्होंने जो है वो सिग्नल भेजा है दूसरी बेसिस को, करीब की जितनी भी बेसिस हैं उन सारी बेसिस से जो है वो रीइंफोर्समेंट्स यानी कि कमक जो है वो यहाँ के लिए रवाना हो गई है, और वो यहाँ पे जो है वो 10 से 15 मिनट में पहुँचने वाले हैं। और जब वो यहाँ पे आ जाएंगे तो आसपास के जितने भी एरियाज़ हैं ना वहाँ पे तलाशी शुरू करेंगे और मुसलसल जो है वो ढूंढना शुरू करेंगे तुम लोगों को। तो जल्द से जल्द निकलो यहाँ से। तो ये लोग कहते हैं ठीक है चलो आओ। तो वो कहते हैं कि नहीं मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगा, मेरा काम बस इतना था कि तुम लोगों को जो है वो बेस के अंदर एंटर करवा दूँ और उसकी हिफाजत के साथ जो है वो वापस रवाना कर दूँ। अब मैं वापस जा रहा हूँ। तो ये समझ जाते हैं कि वो मतलब पाकिस्तानी जासूस होता है इंडियन फोर्सेस के अंदर। तो ये उससे सलाम दुआ करके ये लोग जाते हैं और वो वापस चला जाता है। कहता है कि मतलब उसने ये बताया होता है कि उसकी ज़िम्मेदारी ये थी कि जो वो था रस्सी वगैरह जो लटकी हुई होती है उसको हटाना, और जो इनकी क्रॉलिंग के निशानात होते हैं उनको ख़त्म करना, ताकि ये फिगर आउट ना कर सकें कि जो है वो इंडियन बेस के अंदर एंटर कैसे हुए हैं पाकिस्तानी। तो इस जितना टाइम वो लोग इसमें लगाएंगे तो वो उतना टाइम उनका ज़ाया ही होगा। तो इस चीज़ के लिए ना कंफ्यूज भी रहेंगे वो लोग कि ये लोग दाखिल कैसे हुए ना। तो बहरहाल वो चला जाता है, ये लोग जो है वो वापस जल्दी जल्दी उस जगह पे जाते हैं जहाँ पे इन्होंने जो है वो उसको करमदास को बांधा हुआ था। तो अच्छा ये लोग थोड़ा सा आगे जाते हैं कि जो है ना इनको पीछे से धमाकों की सूरज की रोशनी निकलती है हल्की सी फजर की नवाज़ान के बाद, और जो है ना धमाकों की आवाज़ें इनको आने लगती हैं। तो ये लोग कहते हैं चलो अच्छा है हमारा जो है वो ये मिशन तो कामयाब हो गया। तो खैर ये लोग जो है वो वहाँ पहुँचते हैं जहाँ पे उन्होंने करमदास को बांधा हुआ था। तो जब ये लोग करमदास के करीब पहुँचते हैं ना, तो करमदास के सामने आने से पहले ये लोग वसीम से कहते हैं कि तुम जो है वो अपने मुंह पे ये मास्क चढ़ा लो
और बाकी दोनों बंदे भी, मंगूज़ और चिकन जो है, ये लोग भी अपने मुंह पे मास्क चढ़ा लेते हैं और जो है ना, ताकि करमदास आइडेंटिफाई ना कर सके इनको। तो ये लोग वहाँ पहुँचते हैं और करमदास को जो है वो बोलते हैं कि बस थोड़ी देर रुक जाओ और तुम्हें हम आज़ाद कर देंगे अभी। और फिर ये लोग, चिकन जो है वो रेडियो निकालता है, रेडियो निकाल करके जो है वो अपने कमांडर्स को कांटेक्ट करता है, कहता है सर मिशन सक्सेसफुल रहा और हम पिकअप के लिए रेडी हैं, आप लोग आ जाएं। तो इन लोगों को फिर जो है ना जवाब आता है कि ठीक है, तुम लोग जो है वो अभी जहाँ पे मौजूद हो, जहाँ पे तुम्हें उतारा गया था, वहाँ से जो है वो पाकिस्तानी बॉर्डर की तरफ तुम लोग चलना शुरू करो, हेलीकॉप्टर तुम्हें पिकअप कर लेगा। तो ये लोग जो है वो उसको करमदास को खोल देते हैं और उसको कहते हैं ठीक है भाई तुम जाओ, और उसको जो है वो कुछ पैसे देते हैं कि भाई तुम्हारी 5 बकरियां हम लेके गए थे, तो वो बकरियां हमने वहाँ पे आज़ाद कर दी थी, तो उनका मुआवज़ा ये है, हम चोर उचक्के नहीं हैं, तो इसलिए हम तुमको उन बकरियों के पैसे दे रहे हैं। तो करमदास बड़ा हैरान होता है, बड़ा खुश भी होता है कि यार इतने ईमानदार हो तुम लोग। तो उस पर जो है वो ये लोग उसको छोड़ करके फिर आगे चलते हैं। तो ये लोग तेज़ तेज़ जा रहे होते हैं पाकिस्तानी बॉर्डर की तरफ कि फिर इनको हेलीकॉप्टर की आवाज़ आती है। तो फिर ये लोग जो है वो जो है ना, चिकन जो है वो एक स्मोक ग्रेनेड निकालता है, रेड कलर का स्मोक उसमें से निकलता है ग्रेनेड से, और हेलीकॉप्टर को सिग्नल करने के लिए। तो वो हेलीकॉप्टर वहाँ पे आकर के लैंड करता है और इन लोगों को, फिर ये लोग उस हेलीकॉप्टर में बैठते हैं और निकल जाते हैं। अच्छा, उधर दूसरी तरफ जो है वो क्या नाम है उसका, वाइपर जो होता है वो इंतज़ार में बैठा हुआ होता है कि भाई इंडियन फ़ौजी अंदर आना शुरू करें तो ये उनको मारे। तो वो जैसे ही एक पहला फ़ौजी अंदर आता है, एक ज़ोर का धमाका होता है, जो बम इसने दरवाजे पे लगाया हुआ था कमरे के, ज़ोर का धमाका होता है और वो जो है ना फ़ौजी उड़ करके बाहर वापस जाके गिरता है। तो ये फिर जो है वो दरवाजे के साथ जा कर के खड़ा हो जाता है और ताक ताक करके निशाने लगाना शुरू कर देता है, इंडियन फ़ौजियों को मारना शुरू कर देता है। तो उधर से वो लोग भी फायरिंग कर रहे होते हैं। अच्छा, उनकी फायरिंग से जो है ना, इन लोगों ने जो टेक्नीशियंस को साइड में बांध के बिठाया होता है ना, तो इधर उधर से गोलियां टकरा करके उनको भी लगना शुरू हो जाती हैं, वो भी एक एक करके वो लोग भी मर जाते हैं। आखिर में विक्रम रह जाता है और ये वाइपर रह जाता है। तो वाइपर जो है ना, फिर अच्छा विक्रम सब कुछ देख रहा होता है। वाइपर कहता है देखो, मैंने तो अपना वादा पूरा किया, तुमने मुझसे कोऑपरेट किया, मैंने तुमको कुछ नहीं कहा। अब तुम्हारे ही साथी जो हैं वो तुम्हारी मौत का सबब बनेंगे। तो ये बात अभी हो ही रही होती है, अचानक से जो है ना एक ग्रेनेड फेंकता है कोई ना इंडियन फ़ौजी अंदर। तो अब वो इत्तेफाक से ग्रेनेड जो है वो लुढ़कता हुआ सीधा वाइपर कह रहा हूँ, विक्रम के कदमों में जा कर के जो है वो पहुंचता है और फट जाता है। तो विक्रम की जो है वो दोनों टांगों के चीथड़े उड़ जाते हैं और जो है वो उसका पेट वगैरह फट जाता है और बहुत बुरी तरीके से ज़ख्मी हो जाता है। तो मुंह पे उसके टेप लगा हुआ था तो चीख चिल्ला भी नहीं कर सकता। तो वाइपर कहता है कि तुमने डेढ़ होशियारी करी थी, तुम्हारे साथ ये सही अंजाम हुआ, ऐसा ही होना चाहिए था। अगर तुम जो है वो डेढ़ होशियारी नहीं करते और फुली कोऑपरेट करते तो मैं तुमको जो है वो ज़िंदा सलामत वाकई में छोड़ के जा रहा था। तो खैर, अब तुम्हारे मुक़द्दर में ऐसे ही मरना है। तो थोड़ी देर में जो है वो वाइपर खून बहने की वजह से जो है वो मर जाता है। वो वाइपर कह रहा हूँ, सॉरी, विक्रम जो है वो खून बहने की वजह से मर जाता है। तो फिर आखिर में जो है वो वाइपर अकेला रह जाता है। अब वाइपर क्या करता है कि जल्दी जल्दी जो है वो अपने कपड़े चेंज करता है और जो उसके वसीम के जो है ना, इसने लॉकर से कपड़े उठा लिए थे नीचे जब ये बेस में गया था। तो ये वसीम के कपड़े पहनता है और जो है ना, क्या नाम है इसका, अपनी जो गन होती है, जो इंडियन टेक्नीशियन जो होते हैं ना, उनमें से एक के हाथ में जो है वो ये गन पकड़ा देता है और उसकी बॉडी को जो है वो घसीट करके उधर ले आता है, क्या नाम है इसका, गेट के पास। ठीक है, और वहाँ पे एक और जो है वो बम लगा देता है उसकी बॉडी के साथ और ख़ुद जो है वो उधर जहाँ पे बाकी टेक्नीशियंस मरे पड़े हुए थे ना, वहाँ पे जा कर के बैठ जाता है। और एक दूसरा बम जो है वो यानी कि जिप टाइज से अपने हाथ बांधता है और एक दूसरा बम जो है वो अपनी बॉडी के नीचे छुपाता है और उस बम के ऊपर लेट जाता है, ग्रेनेड के ऊपर, कि जैसे ही कोई इसको हटाएगा तो वो बम फट जाएगा। तो ये जो है ना इस तरह करके लेट जाता है, तो ताकि जो है वो इंडियन फ़ौजी जब अंदर दाखिल हों तो उनको लगे कि जो दूसरा टेक्नीशियन था जो पहले ही मरा हुआ था वो उन पे फायरिंग कर रहा था, और जब उसको वो हटाने की कोशिश करें तो उसके नीचे जो बम है वो फट जाए, और जब बाकी बॉडीज़ की जो ये लोग तलाशी लेने के लिए आएँ तो इसको जैसे ही उल्टा करेंगे तो इसके पास जो बम होगा वो भी फट जाएगा, तो उससे ये भी शहीद हो जाएगा और
चूँकि ये वसीम के कपड़े पहने हुआ होगा तो उनको लगेगा कि ये शायद वसीम था, और ये जो है वो मतलब फ़ायरिंग नहीं कर रहा था। तो उससे ये है कि वसीम की फ़ैमिली को थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा कि फ़ौरन ही वो उनको पकड़ने के लिए ना आ जाए। तो ये सीन था। तो ये करके ये लेट जाता है, और इसने जो है ना पहले ही एक बम लगाया हुआ होता है उसमें, क्या नाम है इसका, लिफ्ट के अंदर, कि जैसे ही लिफ्ट के अंदर कोई दाखिल होगा और नीचे जाएगा, तो जैसे ही लिफ्ट नीचे जा कर के पहुँचेगी और दरवाज़ा खुलेगा तो धमाके से लिफ्ट पूरी की पूरी फट जाएगी। अच्छा, तो ये लोग जो है ना, अच्छा, ये पूरी मतलब कहानी ख़त्म हो जाती है, वो इंडियन फ़ौजी घुसते हैं अंदर। तो वो देखते हैं कि जी वो एक टेक्नीशियन मरा पड़ा हुआ होता है, रोहित की बॉडी पे इसने जो है वो बम लगाया था। तो वो रोहित वहाँ पे मरा पड़ा हुआ होता है। वो तो समझते हैं कि भाई ये पाकिस्तानी जासूस था, और वो उसको ठुड्डे वुड्डे मारते हैं। जैसे ही उसकी बॉडी पलटते हैं तो वो उसके नीचे जो ग्रेनेड जो होता है वो फट जाता है, तो 3-4 फ़ौजी और मर जाते हैं। फिर जो है वो दोबारा से इंडियन फ़ौजी जो है वो और अंदर बम बम फेंकते हैं। फिर उसी वजह से जो वाइपर होता है वो भी ज़ख्मी हो जाता है, लेकिन वो हिलता नहीं अपनी जगह से, ऐसे पड़ा रहता है कि जैसे मरा हुआ है। फिर और इंडियन फ़ौजी दाखिल होते हैं, वो एक एक करके बॉडीज़ को पलट के देख रहे होते हैं। तो वो जब वाइपर की बॉडी जैसी पलटते हैं तो वाइपर इनकी तरफ मुस्कुरा के देखता है, कहता है अल्लाह हाफ़िज़। उसी वक्त जो है वो बम जो होता है जो वाइपर के नीचे होता है वो फट जाता है। तो 4-5 इंडियन फ़ौजी भी मारे जाते हैं और वाइपर भी शहीद हो जाता है। फिर बाकी और जो है वो इंडियन फ़ौजी आते हैं, सबकी बॉडीज़ को एक एक करके तलाशी लेते हैं। तो और कुछ नहीं मिलता उनको, तो फिर वो लिफ्ट में जल्दी से दाखिल होते हैं, लिफ्ट से नीचे जाते हैं। जैसे ही लिफ्ट नीचे पहुंचती है वहाँ पे एक और धमाका होता है, वो लिफ्ट भी तबाह हो जाती है। तो बहुत नुकसान होता है इंडियन फोर्सेस का। तो फिर इंडियन फोर्सेस जो हैं वो लेकिन डेस्परेट होती हैं, किसी तरीके से अंडरग्राउंड बेस जो होती है उस तक पहुँचें। तो फिर दोबारा नए सिरे से जो है वो लिफ्ट को खोला जाता है। फिर फ़ौजी जो है वो रस्सियों के ज़रिए लिफ्ट में नीचे उतरते हैं, अंडरग्राउंड बेस तक जाते हैं। वहाँ पे इनको बम नज़र आते हैं जो इन्होंने पिलर्स के ऊपर लगाए हुए थे। तो ये बड़े खुश होते हैं कि यार वो बम फटे नहीं, और वो जो डेटा सेंटर्स के ऊपर बम लगाए हुए होते हैं वो भी नहीं फटे होते। तो नहीं फटते ना। तो इंडियन फ़ौजी बड़े खुश होते हैं कि भाई जी चलो बचत हो गई, हमारी जो बेस जो थी वो बंदे तो हमारे बहुत सारे मारे गए, लेकिन हमारी बेस बच गई, ये बड़ा ज़बरदस्त काम हो गया। तो वो जो है ना सारे बमों को नकारा बनाते हैं, और जो है ना वो जो है ना फिर अगले दिन जो है वो अखबारात में ख़बर आती है कि जी वो पाकिस्तानी जासूस जो है वो इंडियन फ़ौजी बेस में दाखिल हुए, और दाखिल होकर के उन्होंने खूब जो है वो इंडियन फ़ौजियों को कत्ल किया, और जो है ना बम लगा कर के बेस को तबाह करने की कोशिश करी, लेकिन उसमें नाकाम रहे, बेस तबाह नहीं हुई। तो इधर पाकिस्तान के अंदर जो है वो जब चिकन जो है वो ये ख़बर पड़ता है तो ये बड़ा वो होता है परेशान कि यार बेस बच गई, वो मतलब हमारा मिशन नाकाम हो गया। तो ये अपने कमांडर के पास जाता है, कहता है कि सर वो मैं वॉलंटियर करना चाहता हूँ एक और मिशन के लिए, ताकि अब की बार हम जा कर के जो है वो उस बेस को तबाह कर सकें। उसने वाइपर ने जो है वो उस बेस की तबाही के लिए कुर्बानी दी थी, तो मैं नहीं चाहता कि जो है वो उसकी कुर्बानी बेकार जाए। तो कमांडर हंसने लगता है। तो कमांडर कहता है कि मियाँ, तुमको क्या लगता है कि वाइपर ने बेकार में कुर्बानी दी थी? वाइपर, हमारा प्लान शुरू से ही यही था कि हम जो है वो उस बेस को तबाह नहीं करना चाहते थे। वाइपर का मिशन असल में ये नहीं था तुम लोगों का मिशन कि तुम लोग उस बेस को तबाह कर दो। असल मिशन ये था कि उस बेस के अंदर जा कर के हमने इनके जो डेटा सेंटर था और वो जो कंप्यूटर्स थे उनमें एक वायरस प्लांट करना था, ताकि वो वायरस जो है वो उनके सिस्टम में रहते हुए हमें पल पल की ख़बर दे, और जो भी वो आगे प्लान्स कर रहे हैं उन प्लान्स की सारी ख़बर हमें होती रहे। ये तुम लोगों का पूरा मिशन जो बम लगा के और धमाके करना और ये तबाह करना चीज़ों को, ये सारी की सारी वो एक्टिविटीज़ एक डिस्ट्रैक्शन थी कि इंडियंस ये समझेंगे तुम लोग उसको तबाह करने आए थे और नाकाम रहे। तो असल में मिशन तो ये था कि उस बेस के अंदर कंप्यूटर्स में वायरस दाखिल किया जाए। और इस पूरे कार्रवाई के दौरान जो सबसे ज़बरदस्त बोनस चीज़ हुई वो ये थी कि उसके विक्रम के सेफ से जो इंडियन एजेंट्स की जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसकी बुनियाद पर अब तक हम 100 से ज़्यादा इंडियन एजेंट्स पाकिस्तान के अंदर पकड़ चुके हैं, और उनसे जो हमें इंटेलिजेंस मिल रही है वो भी जो है वो प्राइसलेस है। तो ये मत समझो कि जो है वो तुम लोगों का मिशन नाकाम रहा, या फिर जो है वो वाइपर की कुर्बानी जो है वो बेकार गई। ये हमारा बेहतरीन सक्सेसफुल मिशन रहा है। और ये एक अलग बात है कि हम अपनी जो कामयाबी होती है उसको जो है वो एडवर्टाइज़ नहीं करते। हम जो है वो बस अपना मिशन पूरा करते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। और इस बेस से बाहर सिर्फ
4 से 5 लोग जो है वो इस मिशन की असल डिटेल्स को जानते हैं। और बस, तो बेहतर है कि तुम भी जो है वो इस मिशन को जो है वो किसी से ज़िक्र ना करना। और अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ताला ने तुम्हें जो है वो इस मिशन में कामयाब किया। कहानी ख़त्म, पैसा आज़म। ये रात में सोच कर आए थे आप?